रिकॉर्डिंग याद, चलो रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हो गई है। तो आपकी बॉडी में जो स्ट्रक्चर्स बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, बहुत सारी सिक्रीशंस बनाते हैं, उन्हें ग्लैंड्स कहते हैं। आपके बॉडी में वो स्ट्रक्चर्स जो बॉडी के लिए मल्टीपल सिक्रीशंस, मल्टीपल केमिकल्स बनाते हैं, जो बॉडी में अपना अपना स्पेसिफिक रोल प्ले करती हैं, हम उन्हें ग्लैंड्स कहते हैं। क्या कहा मैंने? हमारी बॉडी, देखो मसल को ग्लैंड नहीं कहते क्योंकि मसल हमारी बॉडी के लिए कुछ प्रिपेयर नहीं कर रहा, लेकिन वो स्ट्रक्चर्स जो हमारी बॉडी के लिए प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करते हैं और बॉडी उसे यूज करती है फॉर डिफरेंट थिंग्स, फॉर डिफरेंट पर्पसेस, तो उन्हें हम ग्लैंड्स कहते हैं। तो ग्लैंड्स बेसिकली फैक्ट्रीज का नाम है, वो फैक्ट्रीज, वो स्ट्रक्चर्स जो पर्टिकुलरली बहुत सारा कुछ बना रहे हैं एज अ प्रोडक्ट, जो बॉडी इस्तेमाल करती है फॉर डिफरेंट रीजंस। अब ये ग्लैंड जब हम कैटेगराइज करते हैं बायोलॉजी में, तो वी क्लासिफाई देम इनटू टू टाइप्स, which are exocrine glands and endocrine glands. Exocrine glands and एंडोक्राइन ग्लैंड्स, यानी हमारी बॉडी में जो सिक्रीशंस बनाने वाले स्ट्रक्चर्स हैं जिन्हें हम ग्लैंड्स कह रहे हैं, ये दो तरह से मौजूद होते हैं बेटा, एक एक्सोक्राइन, दूसरे एंडोक्राइन। अब दोनों ही ग्लैंड्स हैं, दोनों ही सिक्रीशंस तैयार करते हैं, लेकिन दोनों में बेसिक फर्क क्या है? दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है कि ये जो हमारे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, ये डक्ट कंटेनिंग ग्लैंड्स होते हैं। डक्ट कंटेनिंग ग्लैंड्स का मतलब क्या हो गया? डक्ट कंटेनिंग ग्लैंड का मतलब ये हो गया कि इनके जो स्ट्रक्चर्स हैं उनमें डक्ट्स मौजूद होती हैं, पाइपलाइंस मौजूद होती हैं। जब ये अपनी सिक्रीशंस बना लेते हैं तो उन पाइपलाइंस के थ्रू एक जगह से अपनी सिक्रीशन दूसरी जगह पहुंचाते हैं। जैसे इसकी सबसे जबरदस्त एग्जांपल लिवर है। लिवर हमारी बॉडी का, आपको मालूम मालूम है, सब वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी का लिवर। ठीक है, अब लिवर बहुत सारी सिक्रीशंस बनाता है जिनको कलेक्टिवली आपने क्या नाम दिया हुआ था? अगर आपने डाइजेशन का चैप्टर पढ़ा बाइल। है, मेरे साथ तो नहीं पढ़ा लेकिन अलग से स्कूल में जरूर पढ़ा होगा। तो लिवर जो सिक्रीशन बनाता है, आवाज आई है किसी की, बिल्कुल ठीक है, बाइल कहलाती है। तो बाइल जूस आपने पढ़ा होगा कि इस तरह से एक स्ट्रक्चर में जमा होता है जिसका नाम होता है गॉल ब्लैडर, और फिर गॉल ब्लैडर से इस तरह से एक डक्ट निकल रही होती है जिसे हम बाइल डक्ट कहते हैं। और बाइल डक्ट के थ्रू ये जो जूस होता है, बाइल जूस, ये हमारे ड्यूडेनम यानी कि स्मॉल इंटेस्टीन में आता है। सबको याद है ये बात? आपने अपने अपने स्कूल में यस सर। पढ़ी होगी। तो बताने का, समझाने का मकसद क्या है? सिर्फ मदी नहीं है भाई, 19 बच्चे और भी हैं क्लास में, जरा माइक अपने अपने जो है ना वो उस पे हाथ रखो और रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। तो हमने क्या कहा कि हमारी बॉडी में सिक्रीटरी ऑर्गन्स जो सिक्रीशंस तैयार करते हैं, उन ऑर्गन्स में हम दो वेराइटीज देखते हैं, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो हैं जो सिक्रीशंस तैयार करते हैं और फिर वो सिक्रीशंस एक जगह से दूसरी जगह एक बाकायदा चैनल के थ्रू, डक्ट के थ्रू ट्रांसफर की जाती हैं, और ऐसे ग्लैंड्स को हम एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। और इनकी जो सिक्रीशंस होती हैं उन्हें हम एंजाइम्स कहते हैं। यानी यूं कहा जा सकता है कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आर दोज ग्लैंड जो कि हमें एंजाइम्स बनाते हैं हमारे लिए। जैसे इसमें जो दो मोस्ट कॉमन एग्जांपल आप देख रहे हैं, बल्कि तीन, उसमें पेनक्रियाज आ जाएगा, उसमें लिवर आ जाएगा, और उसमें आपके जो सिलेवरी ग्लैंड्स हैं वो आ जाएंगे, आपके टेयर ग्लैंड्स आ जाएंगे, आपके स्वेट सर, ग्लैंड्स आ जाएंगे। जी बेटा। क्या हार्मोन्स भी ग्लैंड्स प्रोड्यूस करती हैं? सॉरी? क्या हार्मोन्स भी ग्लैंड्स प्रोड्यूस करती हैं? जी जी बेटा। आप कौन हो? सना कामरान? यस सर। सना, आप पहली क्लास में नहीं थी नर्वस सिस्टम वाली में? क्योंकि आपने भी जो सवाल पूछा इसका मतलब है नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम वाला जो डिस्कशन हमने कंपैरिजन जब शुरू में डिस्कस किया था, आपने या तो उसको रिवाइज नहीं किया या आप उसमें थी नहीं। ठीक है, मैं आ रहा हूं उस बात, हार्मोन्स की तरफ आ रहा हूं बेटा। तो यही चीज समझाने के लिए, मुझे पता है कि बच्चे जो है ना रिवाइज नहीं करते, मुझे लगता है नर्वस सिस्टम अभी तुम लोगों ने रिवाइज नहीं किया हुआ है। ठीक है, और नर्वस सिस्टम ना रिवाइज होने की वजह से ये सवाल आया है। बहरहाल मैं आंसर कर देता हूँ, 2 मिनट दें मुझे। तो मैंने क्या कहा, हमारी बॉडी में जो सिक्रीशन प्रोड्यूस करने वाले स्ट्रक्चर्स हैं उन्हें हम ग्लैंड्स कहते हैं। ग्लैंड्स दो तरह के हैं, एक्सो और एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो होते हैं जिनमें डक्ट कंटेनिंग ग्लैंड्स हैं और वो अपनी सिक्रीशंस को डक्ट के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। इनकी सिक्रीशंस को हम एंजाइम्स कहते हैं। जबकि जो दूसरी वैरायटी है ग्लैंड्स की, ये है बेटा एंडोक्राइन ग्लैंड, और ये डक्ट लेस ग्लैंड्स होते हैं। यानी इन ग्लैंड्स में डक्ट्स नहीं होती, डक्ट्स नहीं होती। जैसे कि अगर इसकी बहुत कॉमन सी एग्जांपल ले लें तो हमारा थायराइड ग्लैंड इसकी बड़ी क्लासिकल एग्जांपल है। इस तरह से बटरफ्लाई शेप का ग्लैंड होता है नेक में। अभी मैं मल्टीपल ग्लैंड बताऊंगा आपको। थायराइड ग्लैंड इसलिए बता रहा हूं कि ऑलमोस्ट सब बच्चों ने थायराइड ग्लैंड का नाम सुना हुआ होगा। तो थायराइड ग्लैंड जो है हमारे
नेक के रीजन में होता है। अगर आप मेरे सामने मौजूद होते तो मैं आपके गले में आपका थायराइड पैल्पेट करके दिखाता, क्योंकि आपने थायराइड को कभी टच नहीं किया, बट एक डॉक्टर के साथ आप जब बैठेंगे तो वो आपके ट्रैकिया के पीछे से आपके थायराइड ग्लैंड को छू कर दिखाएगा आपको। तो थायराइड ग्लैंड इज अ बटरफ्लाई शेप ग्लैंड। तो ये ग्लैंड है। अब ये ग्लैंड क्या कर रहा है, ये जो सिक्रीशन बना रहा है, कोई इसमें डक शक नहीं है, बल्कि जो सिक्रीशन बनती जा रही है ना बच्चों, वो सिक्रीशन डायरेक्टली कहां चली जाती है, ब्लड में। सराउंडिंग में ब्लड होता है और ये सिक्रीशंस जो बनती जा रही हैं डायरेक्टली डिफ्यूज हो जाती हैं किसमें, अरे बोलो भाई बच्चों, क्या हो गया, कुछ बोल रहे ब्लड। हो, ब्लड में। ब्लड में। भाई बच्चों आवाज आनी चाहिए, क्लास में तहलका होना चाहिए, फिर मजा आता है, फिर मेरी एनर्जी भी डाउन हो जाएगी वरना बेटा, ऐसा ना करो। ठीक है, जिक्रा, जिक्रा जरा आज माइक पर आ जाओ यार, तुम हर क्लास में आती हो लेकिन माइक पर कभी नहीं आती हो, आज माइक पर आओ जरा। जिक्रा, जिक्रा, बोलो कुछ, माइक खोल तो लिया, बोलो भी तो सही कुछ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। चलो भाई, आज की डेट है 2 दिसंबर 2022 और जिक्रा की आवाज पहली दफा हमारी कानों ने समाअत फरमाई है। बेटा जिक्रा, एंडोक्राइन सिस्टम, तुम तो मेरे ख्याल लास्ट फ्यू क्लासेस में भी थी, तो एंडोक्राइन सिस्टम आज हमने स्टार्ट किया है, जो नर्वस के साथ हमने शुरू में डिस्कस किया था। तो हमने बताना शुरू ही किया है कि एंडोक्राइन सिस्टम क्या है। तो उम्मीद है कि बात तुम्हें समझ में आ रही होगी, एंड व्हेन यू आर हियर इन द क्लास यू हैव टू पार्टिसिपेट। समझ में नहीं आ रहा हो तो तुम्हें इंटरप्ट करना है कि भाई मुझे दोबारा बता दें, और समझ में आ रहा हो तब भी बताना है कि समझ में आ रहा है। तो क्या यहां तक बात क्लियर है कि हमारी बॉडी में सिक्रीशंस बनाने वाले दो ग्लैंड्स हैं, एक्सो और एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन, और ये अपने बारे में है, इसको रट्टाने लगाओ, ये चैप्टर का पार्ट समझ के ना पढ़ो, तुम्हारे अपने ग्लैंड्स की बात हो रही है। तो तुम्हारी बॉडी में एक एक्सोक्राइन ग्लैंड की कैटेगरी है, जो डक्ट वाले ग्लैंड्स हैं, जो एंजाइम्स बनाते हैं, जो एक जगह से दूसरी जगह डक्ट के थ्रू मूव करते हैं। जबकि दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, जो डक्ट लेस ग्लैंड्स हैं, उनकी सिक्रीशंस डायरेक्टली बन के ब्लड में चली जाती है, एंड देन ब्लड के थ्रू वो पूरी बॉडी में जहां भी उनको जाना होता है वहां जाती हैं। और जैसे कि मैंने एग्जांपल बताई कि सबसे बहुत इजी एग्जांपल जिसे आप आसानी से रिलेट करते हैं, इट इज थायराइड ग्लैंड। बहुत सारे टाइप के ग्लैंड्स हैं, लेकिन एक एग्जांपल के तौर पे मैंने कहा कि थायराइड ग्लैंड। तो बेसिक डिफरेंस। अच्छा, फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, इनकी सिक्रीशंस को हम हार्मोन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, हार्मोन्स कहते हैं। हॉर्मोन्स। ठीक है, ये बात हम लोगों ने नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के शुरू में कंपैरिजन में की थी, कि जो नर्वस सिस्टम होता था उसकी कम्युनिकेशन इलेक्ट्रिकल होती है, लेकिन एंडोक्राइन सिस्टम की जो कम्युनिकेशन होती है वो केमिकल होती है। और जो केमिकल्स एंडोक्राइन सिस्टम में बनते हैं वो केमिकल्स क्या कहलाते हैं बच्चों, हॉर्मोन्स कहलाते हैं। तो यही चीज हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स ये वो ग्लैंड्स हैं जो कि डक्ट के बगैर होते हैं, दे प्रिपेयर सिक्रीशंस एंड दो सिक्रीशंस आर डायरेक्टली डिफ्यूज्ड इनटू द ब्लड, और फिर वो ब्लड के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह पूरी बॉडी में मूव करते हैं, और जो इनकी सिक्रीशंस है उन्हें हार्मोन्स कहते हैं। तो ये बात क्या सब बच्चों को समझ में आ जाती है, एक्सो और एंडोक्राइन ग्लैंड्स की? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक हो गया, गुड हो गया। अच्छा, मुझे एक नया नाम अभी नजर आया है क्लास में, कहाँ गया भाई, कोई नया नाम है ये कौन है, रहीमीन फरजाद, भाई कोई नई बच्ची है क्या? नहीं सर, मेरा दूसरा अकाउंट है बिलाल का। अरे बिलाल भाई, क्या कर रहे हो, नए नए नाम से आ जाते हो यार। है बिलाल, सर तुम क्या लास्ट क्लास करें। में थे नहीं थे? था सर। हाँ, ओके, ठीक है बेटा। तो ये तो हमारी बात हो गई एंडोक्राइन ग्लैंड्स की। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में अब कंक्लूसिव बातें क्या हुई कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर दोज डक्टलेस ग्लैंड्स which prepare lot of secretions for your body and their secretions are called hormones। ठीक है जी। अब यहां से आगे चलते हैं मेरे बच्चों। अब हमने थोड़ी सी, चूंकि मैंने कहा शुरू में आपको एंडोक्राइन ग्लैंड की डिस्कशन जो है ना बहुत डिटेल नहीं है, लेकिन मजेदार डिस्कशन है। डिस्कशन मजेदार है, तुम्हें अपने बारे में कुछ जानने को मिलेगा। मैं हमेशा कहता हूँ बायोलॉजी पढ़ते हुए ना, जानने का एंगल आप रखें रादर देन के रट्टा लगाने का, तो इंटरेस्टिंग भी हो जाएगा और याद भी रहेगा देर तक। और घर में जाके अम्मा अब्बा को बताया करें, उनको पता चले बच्चे ने बायोलॉजी लिए, किसी डॉक्टर से पढ़ा तो कुछ सीख भी रहा है। तो अब एंडोक्राइन ग्लैंड्स को अगर हम बॉडी में देखें कौन कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, तो बहुत सारे हैं। मैं नाम मेजर तमाम एंडोक्राइन ग्लैंड से लिख देता हूँ, लेकिन हमने पढ़ने सारे नहीं है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो अपने पास ये लिस्ट बना लीजिए, एंडोक्राइन ग्लैंड जो हमारी बॉडी में, यानी वो ग्लैंड जो हार्मोन्स बनाते हैं, अगर वहां से शुरू करें तो इसमें सबसे पहला नाम आ जाता है हाइपोथैलेमस का, दूसरा नाम आ जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड का, तीसरा नाम आ जाता है, ये मैं ऊपर से नीचे की तरफ लिख रहा हूं ताकि इसकी सीक्वेंस अच्छी रहे, थायराइड ग्लैंड, चौथा नाम आ जाता है पैराथायराइड ग्लैंड, फिर आ जाता है बेटा पेनक्रियाज, फिर आ जाता है बच्चों एड्रिनल ग्लैंड, और फिर आ जाते हैं गोनैड्स।
गोनैड्स का मतलब क्या हुआ कि मेल में टेस्टिस और फीमेल में ओवरीज। तो हमारी बॉडी में जो मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, बच्चों बात रिलेट हो रही है, हमारी बॉडी में वो जो मेजर स्ट्रक्चर्स हैं, जो हार्मोन बनाने वाले स्ट्रक्चर्स हैं, जो डक्टलेस ग्लैंड्स हैं, वो कुछ ये हैं: हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, पैनक्रियाज, एड्रिनल ग्लैंड, गोनैड्स, और एक और भी होता है पिनियल ग्लैंड, लेकिन वो इंसानों में काफी लेस डेवलप्ड है तो इसको मैंने नहीं लिखा। और एक और होता है प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड का रेलेवेंस भी आप चाहें तो लिख सकते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड भी लिस्ट में लिख सकते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड। बहरहाल, तो ये हमारी बॉडी में कुछ एंडोक्राइन ग्लैंड की लिस्ट है। अब हमें कौन सी डिस्कस करनी है? तो बेटा हमें टोटल डिस्कस करना है 1, 2 और 3। ये 3 हमने डिस्कस करने हैं: पिट्यूटरी ग्लैंड, पैनक्रियाज और एड्रिनल। और इसमें भी ज्यादातर जो क्वेश्चन आता है वो एड्रिनल ग्लैंड या पैनक्रियाज का आता है, क्योंकि इससे रिलेटेड जो डिसऑर्डर है वो भी आपके सिलेबस का पार्ट है और बड़ा मजेदार डिसऑर्डर है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो आपसे इनके बारे में सवाल ज्यादा पूछा जाता है। मैं आपको सर? बाकी जी बेटा बोलें। सर हम हाइपोथैलेमस नहीं पढ़ेंगे? हाइपोथैलेमस जो है ना, विद रेफरेंस तो नर्वस सिस्टम तो हम पढ़ते हैं, वो जो होम्योस्टेसिस में पढ़ते हैं, थर्मोरेगुलेशन में। लेकिन यहाँ जो हाइपोथैलेमस, थर्मोरेगुलेशन, हाइपोथैलेमस का हार्मोनल पार्ट तो तुमने शायद सुना भी नहीं हो कभी। हाइपोथैलेमस जो तुमने सुना है वो तो सुना है थर्मोरेगुलेशन और ऑस्मोरेगुलेशन में, वो तो ओके उसका सर, ओके। न्यूरल कंट्रोल है। ये तो मैं आपको बता रहा हूँ हाइपोथैलेमस। तो बताने का मकसद ये कि मैं बाकी जो ग्लैंड्स हैं ना बेटा, उनके बारे में एक एक दो दो बातें बताऊंगा, और बाकी जो 3 जिन पे टिक किए हैं उनके बारे में ही हम डिटेल में बात करेंगे, ताकि ज्यादा ओवरलोड भी ना हो जाए। और मजा तो लेना है, लेकिन इतना भी नहीं लेना कि मजे के नीचे दब के मर जाए। तो इसलिए शुरू करते हैं हाइपोथैलेमस से। अब हाइपोथैलेमस में जैसे कि किसी बच्चे ने अब ना बोला था, तो मैं जरा उसको समझा दूं कि हाइपोथैलेमस आपने जो पढ़ा है ना, वो आपने सुना है या पढ़ा है, वो आपने एज अ थर्मो रेगुलेटरी कंट्रोल सेंटर पढ़ा है, जो कि इसकी न्यूरल एक्टिविटी है। क्यों? क्योंकि हाइपोथैलेमस की सबसे जो स्पेशल बात है, इट इज द ओनली ग्लैंड विच इज न्यूरोक्राइन। दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग, ठीक है? इट इज द ओनली ग्लैंड विच इज न्यूरोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन। क्या मतलब हुआ? व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ दिस ग्लैंड? कि बेटा ये स्ट्रक्चर एक ऐसा यूनिक स्ट्रक्चर है जिसका कुछ पार्ट नर्वस सिस्टम का हिस्सा है और कुछ पार्ट एंडोक्राइन का हिस्सा है। यानी कुछ पार्ट आपकी जो है इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन में पार्ट लेता है और कुछ पार्ट जो है वो केमिकल कम्युनिकेशन में पार्ट लेता है। दिस इज यूनिक अबाउट हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस इज द ओनली ग्लैंड इन योर बॉडी विच इज न्यूरोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन, which is neurocrine. Neurocrine का मतलब it is the part of nervous system as well as it is the part of endocrine system. तो इसका कुछ पार्ट न्यूरल कम्युनिकेशन, जो कि आपने पढ़ा था ओ लेवल्स में, अब सॉरी ओ लेवल्स में तो हो तुम लोग, जो कि आपने पढ़ा था कि वो थर्मो रेगुलेशन यानी टेम्परेचर को रेगुलेट करने में, इवन के वाटर एंड सॉल्यूट रेगुलेशन जिसको हम ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। तो थर्मो रेगुलेशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन के अंदर इसका ये न्यूरोक्राइन रोल होता है। जबकि एंडोक्राइन रोल इसका क्या है? एंडोक्राइन रोल ये है बेटा कि ये ग्लैंड 2 हार्मोन्स बनाता है। एक एक्टिवेटिंग फैक्टर्स, ये मैं आसान लफ्जों में बता रहा हूँ कि डिटेल तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बना रहा। और इनहिबिटिंग फैक्टर्स। एक्टिवेटिंग फैक्टर्स एंड इनहिबिटिंग फैक्टर्स, वो फैक्टर्स जो एक्टिवेशन करवाएं, वो फैक्टर्स जो इनहिबिशन करवाएं, वो फैक्शन जो गाड़ी को चलाएं, वो फैक्शन जो फैक्टर्स जो गाड़ी को रोक दें। एंडोक्राइन पार्ट से हाइपोथैलेमस अपने एंडोक्राइन पार्ट से 2 तरह के केमिकल्स, 2 तरह के हार्मोन्स बनाता है: एक्टिवेटिंग फैक्टर्स और इनएक्टिवेटिंग फैक्टर्स, या एक्टिवेटिंग फैक्टर्स और इनहिबिटिंग फैक्टर्स। और ये किसको एक्टिवेट या किसको इनहिबिट करते हैं बेटा? दे कंट्रोल पिट्यूटरी ग्लैंड। दे कंट्रोल व्हाट? बोलो भाई। पिट्यूटरी ग्लैंड। ये जो अभी हम ग्लैंड पढ़ने जा रहे हैं, जो डिटेल में भी पढ़ना है हमने, तो दे कंट्रोल पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है? पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्टिवेट करना है तो एक्टिवेटिंग फैक्टर्स उस पर जाके एक्ट करेंगे, और पिट्यूटरी ग्लैंड को जब आपने दोबारा से उसको ब्रेक लगानी है उसकी एक्टिविटी को, तो इनहिबिटिंग फैक्टर्स जाके उसके ऊपर एक्ट करेंगे। तो मालूम हुआ कि हाइपोथैलेमस इज दी what is special about hypothalamus? It is the only gland which is endocrine as well as neurocrine. The neurocrine function was thermoregulation and osmoregulation, जो आप homeostasis में पढ़ते हैं, ठीक है? That is that in that part it was the part of nervous system. लेकिन endocrine part में it is responsible to not to secrete major hormones, rather it secrete only 2 types of chemicals or hormones which are activating for pituitary and inactivating for pituitary. So indirectly it is the gland that controls pituitary gland. Is that clear?
Yes, sir. यस सर क्लियर Yes, sir. अब Yes, हमें sir, जानना clear. है असल में पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। ईमान नहीं है क्लास में? ईमान 1 ईमान 2 क्लास में मौजूद है ना जी? दोनों ईमान मौजूद है, लेकिन आज ईमान में एनर्जी नहीं है भाई। ईमान तुम तो इंटरप्ट ही नहीं कर रही हो क्लास को, पूछो कुछ ऊंच पड़ांग सवाल, पूछ ही नहीं रही हो, है भाई? कहाँ गई ईमान? सर जी बेटा, ये बेचारा सर मदी ये है जो AF और I अब मदी बार बार जलील होता रहता है, सवाल पूछता रहता है बस। जी बोलो। सर ये AF और IF का वो क्या था क्वेश्चन, फुल फॉर्म एक्टिवेटिंग क्या थी? फैक्टर, इनएक्टिवेटिंग फैक्टर्स, या एक्टिवेटिंग फैक्टर्स और इनहिबिटिंग फैक्टर्स। ओके सर। ठीक है, अब आ जाओ बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड। थोड़ा डायग्राम के थ्रू समझाता हूं तो बात और अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो इमेजिन कीजिए भाई, मैं फिर कह रहा हूं, मुझे आप लोगों का ना पार्टिसिपेशन, तुम्हें पता है मुझे एनर्जी ना सारी पार्टिसिपेशन से आती है, तुम्हें पता है माशाल्लाह, इतने महीनों से पढ़ रहे हो मेरे साथ। नहीं, फिर अगर तुम लोग खामोश बैठते हो ना, फिर मुझे आता है गुस्सा, और मैं तुम लोगों की तारीफ करता हूँ बाकी ग्रुप के सामने, जो फिजिकल ग्रुप है, कि मेरा ये ग्रुप बहुत अच्छा ग्रुप है, अच्छे बच्चों का ग्रुप है। लेकिन तुम लोग ऐसा ना हो कि फिर ना काम खराब कर दो। देखो बेटा, अगर तुम्हारी नाक, इमेजिन कीजिए, इसकी लोकेशन समझ लीजिए, अगर तुम्हारा ये स्कल है ना, ये तुम्हारी नाक की जहां से स्टार्ट होती है नाक, तो अगर तुम्हारी नाक के अंदर ड्रिल करें ना, नाक से अंदर की तरफ ड्रिल करें, तो ये हिस्सा आ जाएगा। इतना बड़ा नहीं जितना मैंने बना दिया, बस समझने के लिए। अच्छा, ये डायग्राम ना एग्जाम में बनी हुई भी आती है, लेबल करना होता है, तो आप समझिएगा। बेसिकली ये जो मैंने डायग्राम बनाई है, इसमें ये जो पार्ट है ना, फ्लोर लाइक पार्ट, ये हाइपोथैलेमस है। और हाइपोथैलेमस के बाद ये जो आपको लॉब्यूलर ग्लैंड नजर आ रहा है, जिसके आपको ये 2 लोब्स दिख रहे हैं, ठीक है, 2 लोब्स ये जो दिख रहे हैं आपको, ये ग्लैंड जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड इज अ लॉब्यूलर ग्लैंड, ठीक है। और ये जो कनेक्शन है, इसे हम पिट्यूटरी स्टॉक कहते हैं, पिट्यूटरी स्टॉक, पिट्यूटरी स्टॉक, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस बेसिकली, अभी जो मैंने तुम लोगों को समझाया कि हाइपोथैलेमस 2 तरह के केमिकल बनाता है, एक एक्टिवेटिंग फैक्टर्स होते हैं और दूसरे इनहिबिटिंग फैक्टर्स होते हैं। तो जब हाइपोथैलेमस डायरेक्टली, आप देख लो, अड़ोस पड़ोस में रह रहे हैं, ये सुनो, अड़ोस पड़ोस में है, जब इसको एक्टिवेट करना होगा तो एक्टिवेटिंग सिग्नल भेज देगा, और जब डीएक्टिवेट करना होगा तो डीएक्टिवेटिंग सिग्नल भेज देगा। यस और नो? यस सर। ठीक है। Yes, असल में sir. जो ग्लैंड हमने पढ़ना है वो है बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड। एंड एज यू कैन सी कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसमें 2 लोब्स हैं। तो आए जरा समझ लेते हैं। अगर मान लेते हैं कि आपकी नोज इस तरफ है, तो ये वाला जो है लोब कहलाएगा एंटीरियर लोब, ये तुम लोगों ने स्कूल में पढ़ा होगा ना सारा। और ये वाला लोब कहलाएगा, फसिया फातिमा, पढ़ा हुआ है आपने ये, पोस्टीरियर लोब। एंटीरियर कहते हैं आगे वाले को, पोस्टीरियर कहते हैं पीछे वाले को। तो एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब, ये मैंने इसलिए अलग अलग किया क्योंकि एंटीरियर लोब से अलग हार्मोन्स बनते हैं और पोस्टीरियर लोब से अलग हार्मोन्स बनते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट एंटीरियर लोब। भाई किसी ने पढ़ा हुआ है तो पार्टिसिपेट करो जी। कोई कौन बताएगा? अफीफा आप नहीं बताओ, सर ये नहीं पढ़ा हुआ। एंटीरियर लोब से कौन कौन से हार्मोन बनते हैं? फसिया, फसिया कह नो रहा हूं। आइडिया। अफीफा, अब्दुल मुईज, ईसा, भाई बताओ यार, कहाँ चले गए तुम लोग? इफ्रा, आज बोरिंग कर दोगे क्लास को, इतनी मजेदार डिस्कशन है, और ऐसे करोगे तो कौन आएगा जी? माज, बिलाल, सना कामरान, जिक्रा, सामिया, नीलम, मुस्ला। नो आइडिया। सर नो ये वाला आइडिया सर। अच्छा जी, चलो। एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से बेटा प्राइमरीली, अगर मैं थोड़ा सा डिवाइड करके समझाऊं, तो प्राइमरीली एंटीरियर लोब से 2 तरह के हार्मोन्स बनते हैं। 2 तरह के, कौन से 2 तरह के आए समझते हैं। एक हार्मोन्स वो हैं जिनको हम कहते हैं नॉन ट्रोपिक हार्मोन्स। नॉन ट्रोपिक का मतलब है, अभी थोड़ी देर में बताऊंगा क्या। और दूसरे हैं ट्रोपिक हार्मोन्स। अब नॉन ट्रोपिक हार्मोन्स में 2 हार्मोन्स आ जाते हैं। पहला हार्मोन जो नॉन ट्रोपिक है वो है ग्रोथ हार्मोन। अभी हमने कुछ दिन पहले बात की थी, ग्रोथ हार्मोन की बात की थी मैंने, जब हार्मोन का एक्शन जी समझा रहा सर। था कि ग्रोथ हार्मोन सुबह जी 5 सर। बजे रिलीज होता है। मैंने कहा था सुबह सोते पड़े रहते हो, ग्रोथ की कमी आ जाती है। तो जो ग्रोथ हार्मोन हमारी बॉडी में रिलीज होता है, जो हमारी बॉडी की सेल डिवीजन, सेल ग्रोथ को जो है ना रेगुलेट करता है, और हमारी हाइट को, हमारी हेल्थ को रेगुलेट करता है, ये ग्रोथ हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है बच्चा? पिट्यूटरी ग्लैंड से। एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है और ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में चला जाता है और हर सेल की ग्रोथ को रेगुलेट करता है। तो पहला हार्मोन जो हमारे एंटीरियर लोब से बनता है, दैट इज ग्रोथ हार्मोन। दूसरा हार्मोन जो हमारे एंटीरियर लोब से बनता है वो है प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन।
प्रोलैक्टिन क्या है? प्रोलैक्टिन वो हार्मोन है जिसका नॉर्मली जो लेवल होता है वो काफी कम रहता है, लेकिन खवातीन के अंदर जब वो कंसीव कर लेती हैं, प्रेग्नेंट हो जाती हैं, तो उस दौरान इट इज द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट टिश्यू एंड मिल्क प्रोडक्शन इन द ब्रेस्ट टिश्यू, पर्टिकुलरली मिल्क प्रोडक्शन। डेवलपमेंट तो ईस्ट्रोजन से भी हो जाती है, लेकिन असल में जो मिल्क प्रोडक्शन है प्रोलैक्टिन, लैक्टिन, ठीक है ना, प्रोलैक्टिन जो आगे जाके पीरियड आने वाला है डिलीवरी के बाद, जिसमें जो है फीड कराएगी मदर, उसके लिए जो मिल्क की प्रोडक्शन है वो दिस इज अंडर द कंट्रोल ऑफ प्रोलैक्टिन। तो दो हार्मोन एंटीरियर लोब से निकलते हैं, एक ग्रोथ हार्मोन है और दूसरा प्रोलैक्टिन है। प्रोलैक्टिन का लेवल यूजुअली फीमेल में ज्यादा होता है, मेल में तो जाहिर नहीं होने के बराबर होता है, बिल्कुल नेगेटिव लेवल्स होते हैं। और फीमेल में भी प्रोलैक्टिन जो है वो आफ्टर एज सून एज शी कंसीव तो प्रोलैक्टिन लेवल बढ़ते हैं, और फिर जब वो डिलीवरी कर लेती है और लैक्टेशन पीरियड में होती है तो लैक्टेशन पीरियड में प्रोलैक्टिन लेवल बढ़ा रहता है, और फिर इवेंचुअली जब वो लैक्टेटिंग पीरियड से निकल जाती है तो फिर वो प्रोलैक्टिन का लेवल दोबारा से गिर जाता है। तो प्रोलैक्टिन, अच्छा ये एमसीक्यू में भी आता है, जरा समझना, क्योंकि आगे ना एक और कंफ्यूजिंग चीज आने वाली है। तो प्रोलैक्टिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क प्रोडक्शन, क्योंकि आगे एक और हार्मोन आएगा जो मिल्क से रिलेटेड है, तो वहां पर गड़बड़ नहीं कर देना। दिस हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क प्रोडक्शन, मिल्क के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा, अब आ जाओ ट्रोपिक हार्मोन्स कौन से हैं। तो बेटा ट्रोपिक हार्मोन्स वो हार्मोन्स होते हैं जो रिलीज हो, और रिलीज होने के बाद वो दूसरे ग्लैंड्स की एक्टिविटी को कंट्रोल करें। क्या कहा मैंने? ट्रोपिक हार्मोन्स वो हार्मोन्स होते हैं जो रिलीज होने के बाद डायरेक्टली कोई काम नहीं करते, बल्कि ये सुपरवाइजर्स होते हैं, ये जाके दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को रेगुलेट करते हैं। एंड दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रोपिक एंड नॉन ट्रोपिक। ट्रोपिक हार्मोन्स वो हार्मोन्स हैं जो जाकर दूसरे ग्लैंड्स को कंट्रोल करें, जबकि नॉन ट्रोपिक वो हार्मोन्स हैं जो जाकर अपनी डायरेक्टली एक्टिविटी करा रहे हैं। आप देखें ना, प्रोलैक्टिन जाके डायरेक्टली जो मेमोरी ग्लैंड्स है उसमें अपनी एक्टिविटी करवा रहा है, मिल्क प्रोडक्शन बढ़वा रहा है। ग्रोथ हार्मोन पूरी बॉडी में ग्रोथ को रेगुलेट करने चला गया। लेकिन जब हम ट्रोपिक हार्मोन्स की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले आ जाता है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एंड एज द नेम सजेस्ट, ये क्या करता होगा? ये हार्मोन एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से बेटा रिलीज होता है, और रिलीज होके कहां जाएगा? थायराइड ग्लैंड के पास जो नेक में है, और थायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा। थायराइड ग्लैंड की, तो आप देख रहे हैं कि ये जाकर एक और ग्लैंड की एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा है। दूसरा हार्मोन कौन सा है? दूसरा हार्मोन है बेटा ACTH, ठीक है, एड्रेनो। जी बेटा। सर ये प्रोलैक्टिन का आपने प्रोलैक्टिन जो है वो आपने कहा था कि दोनों में होता है, मेल और फीमेल में, लेकिन फीमेल में ज्यादा होता है। सर मेल में इसका क्या काम होता है? आपको जान के हैरानी होगी, लेकिन ब्रेस्ट टिश्यू और मेमोरी ग्लैंड्स मेल में भी होते हैं, वो डेवलप नहीं हुए हुए होते हैं, ठीक है। और आपको ये भी जान लेना चाहिए कि टेस्टोस्टेरोन सिर्फ आप में नहीं है, ईस्ट्रोजन भी है आप में, और बाद मेल्स का बढ़ भी जाता है। देखा है ना आपने, वो मेल नजर आए ना, हाय बाजी वो वाले नहीं, ख्वाजा सिरा नहीं, बाज नॉर्मल मेल्स आपने देखे होंगे जो थोड़ी सी लेडीज नुमा हरकतें करना शुरू कर देते हैं, उनका बोलने का स्टाइल थोड़ा सा इस तरह का होता है, या उनके चेस्ट टिश्यू ज्यादा डेवलप कर जाते हैं, थोड़े से अजीब से लुक और शेप में चले जाते हैं, इसको गायनिकोमेस्टिया कहते हैं, ठीक है। तो अभी तो बायोलॉजी के बी पर भी नहीं पहुंचे हैं भाई, बड़ी गहराई है बायोलॉजी में। तो बहरहाल याद रखिए, मेमोरी ग्लैंड्स मेल में भी होते हैं, नॉन फंक्शनल होते हैं, इसलिए प्रोलैक्टिन का लेवल बहुत ही कम होता है। अगर बढ़ जाएगा तो मेल में भी, अगर एबनॉर्मल बढ़ेगा तो एबनॉर्मल होगा, एबनॉर्मल बढ़ेगा तो मेल में भी ब्रेस्ट टिश्यू ज्यादा डेवलप कर जाएगा और मेल में भी मिल्क प्रोडक्शन होगी। ऑब्वियसली देयर आर कंडीशन जिसमें ऐसा होता है, बट वो नॉर्मल नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो अब उससे बाहर आ जाओ, प्रोलैक्टिन से। अब हम बात कर रहे थे ट्रोपिक हार्मोन्स की, तो जो वो हार्मोन्स जो दूसरे ग्लैंड्स की एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं उनको ट्रोपिक हार्मोन्स कहते हैं। तो इसमें पहला था TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। दूसरा कौन सा है? ACTH, एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक। आप फुल फॉर्म याद ना रखें, बस आप याद रखें कि ये एड्रिनल ग्लैंड को कंट्रोल करता है। अभी हमने ग्लैंड्स की लिस्ट में लिखा था ना, अरे भाई लिखा था, एक ग्लैंड लिखा था एड्रिनल ग्लैंड, कहां गया? ये रहा, जिसको हमने डिटेल में पढ़ना है। जी सर, सर ये किडनी के ऊपर जो होता है। हाँ, किडनी क्यों, क्या बात है। ये मदी के अलावा लगता है बाकी किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है। अफीफा तुम पहले अच्छा खासा रिस्पॉन्ड करती थी क्लास में, पता नहीं तुम्हें किसकी नजर लग गई, इतना तुम्हें मैं जलील भी करता हूँ, लेकिन तुम बोलती हो जलालत एक्सेप्टेड है, बोलना नहीं है मैंने क्लास में। और मनाहिल इफ्रा नाम की मेरी एक दोस्त होती थी स्कूल में, इतना बोलती थी सर दर्द कर देती थी। और ये इफ्रा है कि इसके मुंह पर जो है ना, पता नहीं म्यूट मोड पर है बच्ची। मनाहिल, मुजना, नीलम, ये लड़कियां होकर तुम लोग नहीं बोल रहे हो, लड़कियों को तो चुप कराना पड़ता है। और इस क्लास में उल्टा हिसाब है, लड़के बोल रहे हैं, अब्दुल मुइज बेचारा बोल देता है, ईसा बोल देता है जी, माज को गैरत आती है वो बोल देता है, फराज कभी कभी मदी तो इतना बोलता है कि दिल चाहता है इसका मुंह बंद कर दूं, लेकिन बाकी लोगों को गैरत ही नहीं आ रही है, पता नहीं क्या हो गया। अरे भाई क्लास में बोलो, मेरी क्लास में खामोशी नहीं चाहिए मुझे,
मुंह खोलो और बोलो, कॉन्फिडेंस आता है बेटे, कॉन्फिडेंस आता है। कब तक छुपे रहोगे, ऑनलाइन में छुप गए, आगे जाके कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो परेशानी होगी। बोलो, तुम्हें पता है कौन सी जलालत होगी, जलालत जिसको यहाँ कहते हैं वो तो सबकी सबकी बराबर से होती है, इसलिए छुप के नहीं बैठो माइक के पीछे। तो भाई क्या बात कर रहा था मैं कि एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, तो ये वो हार्मोन है जो एड्रिनल ग्लैंड की एक्टिविटी को, यानी ये भी पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होगा एंटीरियर लोब से, और ये जाके बेटा एड्रिनल ग्लैंड की एक्टिविटी को कंट्रोल करेगा। तीसरा हार्मोन जो यहां से रिलीज होता है वो होता है FSH, जो कि हम रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे, स्कूल में आपने पढ़ा भी होगा शायद, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो आपको मालूम होगा रिप्रोडक्शन में डिटेल आएगी इसकी कि जो ओवरीज होती हैं उसमें फॉलिकल्स नाम की एक स्ट्रक्चर होता है, और उसकी ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए FSH काम करता है। और इसी तरह एक और हार्मोन होता है जिसको हम कहते हैं LH, विच इज ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। वेरी गुड, ल्यूटिनाइजिंग। और अफीफा को मैंने अभी बोला भी, फिर भी अफीफा कुछ नहीं बोल रही, ऐसे कैसे होगा भाई? अफीफा, ओ अफीफा, Sir, I didn't study these things. क्यों अभी तुमने स्कूल में नहीं पढ़ा रिप्रोडक्शन वगैरह का चैप्टर? Sir, they don't teach biology in school. Why? It's a very long story, sir. अच्छा, इसलिए मजबूरी में तुम मेरे पास आई हो। ओहो, मुझे तो लग रहा था कि शायद तुम्हें स्कूल में प्रॉब्लम हो रही होगी, इसलिए तुम्हें लगा होगा कि यार एक तुम्हें सेवियर मिल गया अपने लिए, लेकिन तुम तो मजबूरी में, मतलब बिकॉज यू डिडंट हैव एनी ऑप्शन, तो तुमने मजबूरी में इस बंदे को तुमने एक्सेप्ट किया है। ओहो, I am not the priority, I am the compulsion. Oh my God, this is so disrespectful. Sir, when they used to teach biology, I still took your tuition. ईमान, ईमान को क्या हो गया आज? ईमान 1 और ईमान 2, मलिक और मुंतहा दोनों खामोश हो भाई, क्या वजह है? नीलम नहीं थोड़ा सर, सा इधर ही है। इधर ही हो तो इधर ही हो। देखो, घर में एक जगह होती है जिसे हम कहते हैं कचरे का डिब्बा, एक एक चीज होती है, वो घर में पड़ा होता है, ठीक है, उसमें जा जाके लोग चीजें डालते रहते हैं, जैसे मैं आपको डिलीवर करता जा रहा हूँ, लेकिन वो कभी रिस्पॉन्ड नहीं करता, गंदा सा होता है, फिर फेंक दे। कचरे का डिब्बा ना बने, अपना कोई रोल तो प्ले करें क्लास के अंदर। अदीवा, अदीवा नूर, तुम्हारे नाम में आधा नाम मेरा आता है और तुम जनाब मेरी इज्जत का फालूदा कर रही हो, खाली माइक म्यूट करके बैठी हुई हो क्लास में, है जी? पता नहीं चाय शाय पी रही हो, नाश्ता वाश्ता कर रही हो, क्या कर रही हो, हैं? ओ अदीवा। Yes, sir. यस सर, आवाजों से ही पता चल रहा है कि अभी सर्दियां आ गई हैं, अभी लगता है जुम्मे वाले दिन आज गुस्ल हुआ है, गुस्ल के बाद फुल सुस्ती हो रही है, खाना खाने के बाद नींद आ रही है, क्लास का टाइम है, अटेंडेंस लगानी है, तो बस किसी तरह आ जाओ, थोड़ा हंसी मजाक हो जाएगा क्लास में, जान लेंगे थोड़ा बहुत। बहरहाल चलिए बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, कंटिन्यू करते हैं। तो हमने क्या कहा कि बेटा एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से दो तरह के हार्मोन्स बनते हैं। एक हमारे पास जो है वो है ट्रोपिक हार्मोन्स, यानी वो हार्मोन्स जो जाके दूसरे ग्लैंड्स की एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं, और दूसरे वो हार्मोन्स हैं जो है नॉन ट्रोपिक, यानी डायरेक्टली जाकर अपना काम करते हैं। जो डायरेक्टली जाकर अपना काम करते हैं उनमें आता है ग्रोथ हार्मोन और प्रोलैक्टिन। Growth hormone is responsible for the growth and cellular divisions. Prolactin, however, is responsible for milk production, particularly in the time of pregnancy. ट्रोफिक हार्मोन या ट्रोपिक हार्मोन वो हार्मोन हैं जो जाके दूसरे ग्लैंड की एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। इसमें 4 तरह के हार्मोन हैं। थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करने वाले TSH, ACTH एड्रिनल ग्लैंड को कंट्रोल करने वाले, FSH फॉलिकल स्टिमुलेट करने वाले, और LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है जो कि कॉर्पस ल्यूटियम एक स्ट्रक्चर होता है ओवरी, हम रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे, उसको कंट्रोल करता है। जी बेटा, इन सब का हमें नाम याद करना है। बेटा एटलीस्ट ACTH FSH LH का तो करना पड़ेगा, तो फिर TSH ही रह गया खाली, जिसका नाम ही कहें तो चलेगा, क्योंकि एड्रिनल ग्लैंड तो अभी डिटेल में आएगा इसी चैप्टर में, FSH LH जो है वो रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में आएंगे, तो बिल्कुल करना पड़ेगा, आप घबराएं नहीं। बायोलॉजी, वेलकम टू बायोलॉजी। ठीक है, आ जाए, अब आ जाए, ये तो हो गई बेटा कौन से, ये तो हो गए आपके पास एंटीरियर लोब के हार्मोन। ठीक है, देखो कितने सारे हार्मोन निकल रहे हैं। अगर पोस्टीरियर लोब में आ जाएं तो पोस्टीरियर लोब में गुड न्यूज क्या है आपके लिए कि ज्यादा हार्मोन नहीं है, ठीक है, तो परेशान ना हो। पोस्टीरियर लोब में सिर्फ 2 हार्मोन है। एक है बेटा ADH, स्टैंड्स फॉर एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, एंटी डायरेटिक हार्मोन, और ये हार्मोन बेटा आपकी बॉडी के वाटर लेवल को कंट्रोल करता है, वाटर लेवल को, यानी जब आपको प्यास लगती है ना, प्यास, जब आपका वाटर लेवल डिक्रीज होता है, जब आपका वाटर लेवल डिक्रीज होता है, तो ये जो थर्स्ट लगती है, ये थर्स्ट किसकी वजह से लगती है आपको? बाय ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ ADH।
तो असल में इसका काम क्या है, बॉडी के अंदर वाटर के लेवल को हर वक्त पूरा करना। तो जब आपका वाटर लेवल कम होगा तो थर्स्ट रिस्पॉन्स इनिशिएट होगा इस हार्मोन की वजह से, और सेकेंडली आपकी किडनी से वाटर यूरिन की फॉर्म में लूज होता है, तो किडनी के लेवल से रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर शुरू हो जाएगी। क्या शुरू हो जाएगी बच्चों? रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम यूरिन। ये बात शायद एक दफा में समझ में नहीं आई, दोबारा बताता हूं बेटा। एडीएच एंटी डायोरेटिक हार्मोन का काम है आपकी बॉडी में वाटर को पूरा रखना। तो जब आपकी बॉडी में वाटर लेवल ज्यादा होता है फिर तो एंटी डायोरेटिक हार्मोन रिलीज नहीं होता, लेकिन जब आपकी बॉडी में वाटर लेवल कम हो रहा है, जैसे गर्मियां हैं, स्वेटिंग हो रही है, ठीक है, आपने पानी भी नहीं पिया तो थर्स्ट, पानी की कमी हो रही है, यूरिन में वाटर लूज हुआ है, आपका स्वेटिंग में वाटर लूज हो रहा है, तो अब ये हार्मोन रिलीज होगा, और ये हार्मोन रिलीज होकर क्या करेगा कि जब तक आप का वाटर लेवल बैलेंस नहीं होता तो आपको थर्स्ट रिस्पॉन्स इनिशिएट करेगा ताकि आप बाहर से वाटर इनटेक करें, और आपके यूरिन में जो वाटर जाया होता है उस वाटर को किडनी के लेवल से ज्यादा रीअब्सॉर्ब कराएगा। और इसीलिए आप देखते हैं कि गर्मियों के अंदर आपका जो यूरिन आउटपुट होता है वो कम हो जाता है और यूरिन कॉन्सेंट्रेट भी कर जाता है। गर्मियों में जब आप यूरिन जाके पास करते हैं तो इट इज मोर ऑफ पेल येलो इन पेल येलो कलर, और उसका जो वॉल्यूम होता है वो भी कम होता है। जबकि सर्दियां भी आ रही हैं, आ चुकी हैं, तो सर्दियों में आप देखते हैं कि चूंकि वाटर लेवल का इतना मसला नहीं होता, बिकॉज स्वेटिंग में वाटर लूज नहीं हो रहा होता, तो सर्दियों में आपका एडीएच लेवल इस वक्त कम होगा, और इसीलिए आपको सर्दियों में प्यास भी कम लगती है। और सर्दियों में आपको देखिए, नोटिस किया होगा भाई, नोटिस किया अपने बारे में कि यूरिनेशन भी ज्यादा होती है, जल्दी जल्दी रात को भी बाज दफा उठना पड़ यस जाता है सर। वॉशरूम जाने यस के लिए, सर। और यूरिन आउटपुट भी ज्यादा होता है। यूरिन भी पेल येलो नहीं आ रहा होगा, ठीक है, इट्स नॉट Yes, sir. थिंग, लेकिन अगर आप इन जनरल अपने अपने ऑब्जर्व करेंगे तो आपको नजर आएगा कि इस वक्त जो यूरिन इस सीजन में आप पास कर रहे हैं वो मोर और लेस कलरलेस ही है, ठीक है ना। जबकि गर्मियों अगर आप याद करें तो गर्मियों में क्या होता है, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन आ रहा होता है और प्यास भी बहुत ज्यादा लग रही होती है। तो बेसिकली दैट ऑल एक्टिविटी इज ड्यू टू दिस हार्मोन एडीएच, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। एम आई क्लियर? एनी क्वेश्चंस? भाई क्वेश्चन पूछो, तुम्हारे अपने बारे में बातें हो रही हैं, नो या तुम क्वेश्चन सर अभी तक। पूछना चाह रहे हो कुछ? मुजना, मुजना बेटा कोई सवाल ही पूछ लो, कोई बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? मुजना, मुजना इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। जी नीलम, आर यू क्लियर बेटा? Yes, sir, everything's clear. बात समझ में आ गई है? Yes, sir. चल अब अजान शुरू हो गई है, अजान के लिए म्यूट कर रहा हूँ, फिर उसके बाद आगे चलते हैं।
हाँ जी, बच्चे मौजूद हैं? Yes, sir. जी सर। Okay, sir, I am Yes, sir. not good. Being sorry for that. For now, I speak like a mother. Sir, growth hormone is for growth and repair of the cell. My net got disconnected. Yet, yes, Fasiya, it is for the growth of the cell, not only the cell, the overall growth of your body. ठीक है? अच्छा जी, तो हम बात कर रहे थे पोस्टीरियर लोब की। काफी सारा डाटा हो गया है। पोस्टीरियर लोब जो है, जो पीछे वाला लोब है, इससे मैंने कहा एंटीरियर लोब की तरह बहुत सारे हार्मोन्स नहीं निकलते, बल्कि दो ही हार्मोन रिलीज होते हैं। एक हमारा होता है बेटा एडीएच, जो कि हमारी बॉडी के वाटर लेवल को मेंटेन करता है। अगर कम हो रहा है, अगर वाटर लेवल अप्रोप्रिएट है, तो एडीएच के लेवल्स कम होते हैं। दूसरा जो हार्मोन है बड़ा स्पेशल सा, जिससे फेस तकरीबन हर फीमेल को करना है, वो हार्मोन कौन सा है भाई? दैट हार्मोन इज ऑक्सीटोसिन, एंड अ वेरी स्पेशल हार्मोन। अच्छा, मैं अपनी वर्ड्स वापस दे रहा हूँ, सिर्फ फीमेल नहीं बल्कि मुझे अभी याद आया कि मेल्स ने भी तो करना है। ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन बेटा ये वो हार्मोन है, कमाल का हार्मोन है। मैं मजे की बात बताऊं आपको, सुन के शायद हंसी आएगी, इसे लविंग हार्मोन कहा जाता है। जब आप किसी को अच्छा, कोई आपको अच्छा लगने लगता है ना, अच्छा लगने से मुराद वो नहीं है मदीर तुम्हारे ध्यान में आ रहा है फौरन से, है ना, वो नहीं, ठरक की बात नहीं कर रहा क्या हूं। सर? जो तुम्हारे जहन में आ रहा होगा सुनकर के अच्छा लगने का मराद है कि कोई, मतलब कोई ऐसा है जिसको देख कर दिल चाह रहा है देखने का बार बार, तो हम वो जो है ना वो ताड़ने की बातें नहीं कर रहे। यहाँ पर है कि अगर आपकी जो मोहब्बत होती है किसी से, अम्मी से, अब्बू से, बीवी से, बच्चों से, तो जरा समझिएगा मेरे बच्चे, ऑक्सीटोसिन वो हार्मोन जो ट्रस्ट डेवलप करता है। देखो, मोहब्बत का एक बेसिक एलिमेंट ट्रस्ट होता है, और बायोलॉजिकली हमें मालूम होना चाहिए कि हर चीज जो है ना हमारी केमिकली कंट्रोल हो रही होती है। तो ये जो ट्रस्ट आप डेवलप करते हैं ना, आपको अपने अम्मा अब्बा पे जो ट्रस्ट है, या एक बच्चे को अपने बहन भाइयों में तुम्हारा जो ट्रस्ट का रिलेशनशिप, टीचर के साथ जो ट्रस्ट का रिलेशनशिप होता है, दोस्तों में, ये सारा ट्रस्ट, जो जब दो लोग एक दूसरे पे ट्रस्ट कर पाते हैं इन एनी रिलेशनशिप, तो दैट इज ड्यू टू ऑक्सीटोसिन। अगर मुझे देखकर, मेरे साथ पढ़कर तुम्हारी ब्रेन में ऑक्सीटोसिन रिलीज हो रहा है, तो मुझ पर ट्रस्ट कर पाओगे। और नहीं हो रहा, मैं बिल्कुल बायोलॉजिकल बात कर रहा हूं, हर चीज के पीछे एविडेंस होता है, चाहे तुम उसको मजाक में याद रखो, तब भी फायदा होगा कि जब कोई टीचर के लिए आप ये कहते हैं ना कि यार इस टीचर की बात हमें ज्यादा समझ में आ रही है, यार सर आप तो बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, तो असल में इसका जो बेसिक हार्मोनल गेम है ना, वो क्या, कि मेरे बोलने का तरीका, हालांकि हो सकता है मैं बिल्कुल निकम्मा हूं, लेकिन मेरे बोलने का तरीका तुम्हारे ब्रेन को ट्रिगर करने के लिए काफी था, और ऑक्सीटोसिन रिलीज हो गया उसके सिग्नल के रिस्पॉन्स में, जिसकी वजह से आप मेरी बात पर भरोसा कर पाए। और जब आप कहते हैं कि नहीं मजा आ रहा सर, समझ नहीं आ रहा, या वैसा कुछ, तो वहां पर फिर ऑक्सीटोसिन रिलीज नहीं हो पाता। और ऑक्सीटोसिन रिलीज बार बार नहीं होता, बल्कि जब आप एक रिलेशनशिप बिल्ड हो रहा होता है ना, तो ऑक्सीटोसिन रिलीज उसके शुरू में, यानी अगर वो रिलेशनशिप एक सर्टेन लेवल तक पहुंचेगा, तो वो ऑक्सीटोसिन रिलीज का सबब बन जाएगा। और अगर फिजिकली हमें ऑक्सीटोसिन रिलीज करना है, तो उसका सबसे जो जबरदस्त एग्जांपल होता है कि जब आप किसी को हग करते हैं, आप देखो बच्चों को अपनी माँ से, बाप से अटैचमेंट क्यों हो जाती है, और उसका बायोलॉजिकल रीजन मैं आपको समझा रहा हूँ कि जब वो माँ अपने सीने से बच्चे को लगाती है ना, तो बेसिकली माँ और बच्चे दोनों की बॉडी में ऑक्सीटोसिन का रिलीज होता है। ठीक है, तो जब भी आप किसी बंदे को हक करते हो, हक करना एक मोहब्बत की अलामत होती है, तो जब भी आप अपने बहन को, भाई को, माँ बाप के साथ हक करते हैं, वो जो एक सेटिस्फेक्शन महसूस होती है ना आपको, एक आप थके हुए आए, परेशान है, और अम्मी ने कहा आ मेरा बच्चा सीने से लग जा, बाप ने कहा आ मेरी बच्ची, तो वो जो एक सेटिस्फेक्शन है, दैट इज ड्यू टू ऑक्सीटोसिन, नंबर वन। तो एक तो ऑक्सीटोसिन का काम ये होता है कि ये बायोलॉजिकली ट्रस्ट डेवलपिंग हार्मोन है। लेकिन इस वाले रोल में हम ऑक्सीटोसिन को ज्यादा नहीं पढ़ रहे होते, बल्कि ऑक्सीटोसिन का वो रोल हम पढ़ रहे होते हैं जो ज्यादा हमें देखना होता है, और वो ज्यादा फीमेल्स में होता है। पहला क्या है ऑक्सीटोसिन का रोल, एक तो मैं लिख देता हूं यहाँ, ट्रस्ट हार्मोन है। दूसरा मेरे बच्चे, अभी हम रिप्रोडक्शन के चैप्टर में पढ़ेंगे कि फीमेल में आफ्टर गेटिंग टू द लेवल ऑफ प्यूबर्टी, जब प्यूबर्टी का स्टेज आ जाता है और उनकी रिप्रोडक्टिव साइकिल स्टार्ट हो जाती है, तो फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल, एक रिप्रोडक्टिव साइकिल स्टार्ट हो जाता है, मंथली साइकिल स्टार्ट हो जाता है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल कहलाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में लास्ट स्टेज में जब आपको मेंस्ट्रुअल फ्लो कराना होता है, यूट्रस की लाइनिंग डेवलप हो जाती है और उस यूट्रस की लाइनिंग को शेड ऑफ करना होता है, तो उस वक्त ऑक्सीटोसिन रिक्वायर्ड होता है। असल में ऑक्सीटोसिन क्या करता है, ऑक्सीटोसिन कॉजेज द स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्राइन मसल्स। ऑक्सीटोसिन की वजह से क्या होता है, जो यूट्रस के मसल होते हैं फीमेल के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स में, जो उसमें लाइनिंग पूरी डिपॉजिट हुई हुई है और उसे अब शेड होना है, तो अब वो ऑक्सीटोसिन क्या करता है, उसमें एक ट्रिगर का काम करता है। इट इज रिस्पॉन्सिबल टू कॉज एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन ऑन द यूट्राइन मसल्स,
ताकि जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है वो स्टार्ट हो जाए। तो पहली चीज तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में इसका रोल है। और इससे ज्यादा जो सबसे अहम रोल है ना, वो अब सुनने में आइएगा बेटा, डिलीवरी। जब आप कोई फीमेल नॉर्मल डिलीवरी कर रही होती है बच्चे की, तो वो ऑक्सीटोसिन के बगैर मुमकिन ही नहीं है। क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी में क्या हो रहा है, बेबी तो मूव कर रहा है, लेकिन कैसे मूव कर रहा है, असल में मदर का जो यूट्रस है वो स्ट्रांगली कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। और याद कीजिएगा, आपने सुना होगा कि जब डिलीवरी का टाइम आता है तो एक स्ट्रॉन्ग पेन शुरू हो जाता है, जिसे हम लेबर पेन कहते हैं। बेसिकली दैट लेबर पेन इज टोटली कंट्रोल्ड बाय, बोलो भाई, ऑक्सीटोसिन। ये जो Oxytocin. लेबर पेन है ना फीमेल में, ये लेबर पेन टोटली ऑक्सीटोसिन से कंट्रोल होता है। और ये क्यों जरूरी है, क्योंकि इट इज दी बेसिकली दिस इज द पेन दैट इज कॉज्ड बाय स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ यूट्राइन मसल। और अगर वो स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ना हो तो बेबी डाउनवर्ड बर्थ कैनाल में मूव नहीं करेगा। वाटर बैग रप्चर हो चुका होता है, अगर बेबी मूव ना करे तो उसकी दम घुटने की वजह से क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो लेबर पेन के लिए अगर कोई हार्मोन सोलली रिस्पॉन्सिबल है या मेजरली रिस्पॉन्सिबल है तो वो ऑक्सीटोसिन है। नॉट ओनली द लेबर पेन बट ड्यू ऑल्सो द डिलीवरी। लेबर पेन की वजह से तो डिलीवरी होती है, लेबर पेन की वजह से स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन आ रही होती है यूट्रस में, जिससे बेबी ग्रेजुअली डाउनवर्ड मूव कर रहा होता है। और आजकल की खवातीन का बड़ा मसला ये है कि उनमें ऑक्सीटोसिन के लेवल्स जो है वो अप्रोप्रिएट नहीं होते। इसलिए एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, आप सुनते होंगे ना, आप पता नहीं, आप लोग अभी छोटे बच्चे हैं, ये इस तरह की बात घर में आपसे होती है नहीं होती, अगर होती हो तो आप बताइएगा मुझे कि जनाब आपने नोटिस किया होगा, वो घर में बात हो रही होती है कि यार आजकल तो देखो फला अस्पताल वालों ने जो है ना वो ऑपरेशन कर दिया उसका। तो यस, मैं मानता हूँ हॉस्पिटल वाले भी बड़े जो है ना डैश के बच्चे होते हैं। ये बहुत सारे केसेस जहां नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है, अपने पैसे बढ़ाने के लिए ऑपरेशन कर देते हैं। लेकिन इसके अलावा बीइंग अ मेडिकल डॉक्टर भी मैंने देखा है कि बहुत सारी फीमेल्स हैं जो टिल द लास्ट पॉइंट जो है वो नॉर्मल डिलीवरी की कैंडिडेट होती हैं। लेकिन जब लेबर पेन स्टार्ट होता है और फिर कॉम्प्लिकेशन आना शुरू हो जाती है, क्योंकि वाटर बैग रप्चर हुआ है और कॉन्ट्रैक्शन यूट्रस में इतनी स्ट्रॉन्ग पैदा नहीं हो रही क्योंकि ऑक्सीटोसिन का प्रॉपर नहीं है, तो फिर उस दौरान हमारे पास आर्टिफिशियल ऑक्सीटोसिन होता है जो हम थाइज में और एब्डोमेन में ठकाठक इंजेक्ट कर रहे होते हैं, ताकि यूट्रस में स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन का सिलसिला जारी रहे और बेबी मूव करता रहे। और अगर उसमें भी हमें लगता है कि यार बेबी की मूवमेंट मजेदार नहीं हो रही, तो फिर हम इमीडिएटली सर्जरी की तरफ चले जाते हैं ताकि बेबी का दम ना घुट जाए। इससे ऐसा ना हो कि बर्थ कैनाल में बेचारा स्ट्रगल करने की वजह से वो जनाब आली सफोकेट कर जाए और वहां पर उसकी डेथ हो जाए। तो ऑक्सीटोसिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट यूट्राइन स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस, जिसकी वजह से, जिसको हम लेबर का फेज कहते हैं, एंड विच इज इंपॉर्टेंट फॉर द डिलीवरी ऑफ अ बेबी। नॉट ओनली दिस, बल्कि ऑक्सीटोसिन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल, जो मैं शुरू में बता रहा था, रिलीज ऑफ मिल्क। देखो अभी मिल्क की बात यहां हुई थी, यहां पर मैंने क्या बताया था, एमसीक्यू आता है, वहां पर गड़बड़ कर जाते हैं बच्चे। देखो मिल्क प्रोडक्शन जो है ना वो होगी प्रोलैक्टिन की वजह से, लेकिन उस मिल्क का रिलीज किसकी वजह से होगा, ऑक्सीटोसिन। क्योंकि ऑक्सीटोसिन क्या करता है, मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराता है। तो मिल्क के रिलीज के लिए जरूरी है कि जो मेमोरी ग्लैंड्स के ऊपर जो नोजल है वो क्या करे, उसमें उसके जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करें, और कॉन्ट्रैक्ट करें और मिल्क का रिलीज हो। तो इसलिए रिलीज ऑफ द मिल्क इज ड्यू टू ऑक्सीटोसिन, हाउएवर production of milk is due to prolactin. Is that clear? Yes, sir. और तुम्हें एक और बात Yes, बताऊं, देखो sir. जब बच्चा रो रहा होता है, न्यू नेटल बेबी होता है छोटा सा, तुमने अपने घर में अगर बहन भाइयों को देखा होगा, कोई छोटा तुम्हारे सामने पैदा हुआ है, तो जैसे ही आप उसे सीने से लगाते हैं वो थोड़ा बेहतर हो जाता है। माँ उसको सीने से लगाती है और उसका मिल्क रेडी टू रिलीज होता है। क्यों होता है ऐसा, आप रिलेट कर सकते हो ना? आप, मैंने ट्रस्ट की बात की थी अभी थोड़ी देर पहले कि जैसे ही वो बच्चा रोना शुरू करता है तो बच्चे का रोना ही माँ के लिए ना ट्रिगर होता है कि भूख लग रही है उसे, और ऑक्सीटोसिन उसकी बॉडी में रिलीज होना शुरू होता है। जैसे ही वो चेस्ट पर लगाती है, अपने सीने से लगाती है, तो ऑक्सीटोसिन, अभी मैंने बताया था कि जैसे आप हगिंग पोजीशन में जाते हैं तो या क्लोज टू द बॉडी आते हैं तो ट्रस्ट फैक्टर क्रिएट होता है, ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, और वो ऑक्सीटोसिन क्या करता है, मिल्क के रेडिली रिलीज को यकीनी बनाता है ताकि बच्चा इनफ अमाउंट में मिल्क को इनटेक कर सके। तो दैट्स ऑल फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये है बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड की पूरी कहानी। उम्मीद है समझ में आई होगी, या ऊपर से गई सारी? भाई समझ में आ गई? Yes, sir. जी सर, समझ में आ गई। यस सर। आपके अपने बारे में था, बोरिंग तो नहीं लग रहा ये पार्ट? No, sir. ठीक है जी। अब आ जाओ, एक और आखिरी बात बता दूं बेटा, पिट्यूटरी ग्लैंड, जैसा कि तुमने एंटीरियर लोब में देखा यहां पर कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है बहुत सारे अदर ग्लैंड्स को भी कंट्रोल कर रहा है, एंड देयरफॉर वी कॉल पिट्यूटरी ग्लैंड द मास्टर ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम टाइटल देते हैं मास्टर ग्लैंड का, क्योंकि ये दूसरों को भी कंट्रोल कर रहा है। हाउएवर नाउ वी नो कि पिट्यूटरी को खुद कौन कंट्रोल कर रहा है, हाइपोथैलेमस। यस और नो?
यस सर। तो सबका मास्टर पिट्यूटरी और पिट्यूटरी का मास्टर हाइपोथैलेमस है। ठीक है, इसलिए जो आप लेटेस्ट बुक्स पढ़ेंगे उसमें पिट्यूटरी के लिए मास्टर ग्लैंड का वर्ड नहीं लिखा होता, लिखा होता है क्वीन ऑफ ग्लैंड्स है, क्वीन ऑफ ग्लैंड्स, और इसका किंग कौन है? हाइपोथैलेमस। ठीक है, लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड को आपकी बुक के हिसाब से मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। और जब डायग्राम बनी हुई आएगी इस तरह का लोब्यूलर ग्लैंड, तो उम्मीद है कि तुम सही आइडेंटिफाई कर लोगे कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। एंटीरियर लोब से अलग हार्मोन, पोस्टीरियर लोब से अलग हार्मोन। एनी क्वेश्चंस टिल दिस पॉइंट? पूछ लो तो मैं आगे, वरना आगे बढ़ू। सर ये All clear, sir. ऑक्सीटॉक्सिन जो है ये वो है पिट्यूटरी ग्लैंड का पार्ट है या तो फिर क्या कहते हैं ये एक हार्मोन है? जानू हार्मोन है, क्या कर रहे हो? क्या नींद में हो क्या? हार्मोन्स पढ़ा रहा हूं भाई। ये जो हार्मोन पिट्यूटरी पोस्टीरियर लोब से निकलते हैं उसमें एडीएच है और ऑक्सीटोसिन है। जी सर सही। ठीक है, तो दैट्स ऑल यू नीड टू नो अबाउट पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक हो गया। अब आ जाओ जल्दी से एक लाइन थायराइड ग्लैंड के बारे में जान लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा थायराइड ग्लैंड तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, पर एक एक लाइन बताऊंगा, ज्यादा नहीं बताऊंगा इसके बारे में। थायराइड ग्लैंड क्या होता है बेटा? नेक में आपके ट्रैकिया के पीछे ये ग्लैंड मौजूद होता है। चूंकि ट्रैकिया के पीछे होता है इसलिए आपको नजर नहीं आता। अगर सही लोकेशन पे आप ट्रैकिया को पैल्पेट करेंगे तो यू कैन फील दी एज ऑफ द थायराइड ग्लैंड। खैर, तो थायराइड ग्लैंड का काम क्या होता है? एज यू नो कि इट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ, अभी बताया था किसके कंट्रोल में होता है ये? TSH, TSH. एंटीरियर पिट्यूटरी। क्या ख्याल है? अभी बताया था हमने कि एंटीरियर पिट्यूटरी Yes, sir. वो एक हार्मोन निकलता है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो जाके थायराइड ग्लैंड को ट्रिगर करता है। अब बेटा थायराइड ग्लैंड जो है ना, ये एक हार्मोन बनाता है जिसे हम कहते हैं थायरॉक्सिन। क्या कहते हैं? थायरॉक्सिन। थायराइड ग्लैंड, अब देखो TSH तो था पिट्यूटरी से आ रहा है, जैसे यूं समझो डायग्राम में अगर मैं समझाऊं, ये बटरफ्लाई शेप ग्लैंड है। ठीक है, और इस इट इज अंडर द इन्फ्लुएंस और अंडर द कंट्रोल ऑफ TSH। बट फिर ये प्रोडक्ट क्या बना रहा है? अपना प्रोडक्ट क्या है इसका? बोलो भाई। थायरॉक्सिन। और बेटा थायरॉक्सिन किस लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? दो मेजर काम है थायरॉक्सिन के। हम अगर अडल्ट्स में बात करें, अडल्ट्स में, बड़ों में बात करें, तो अडल्ट्स में बेटा जितना भी मेटाबॉलिक रेट है, एनर्जी प्रोडक्शन का रेट है, ये सारा कौन डिसाइड करता है? थायरॉक्सिन डिसाइड करता है। थायरॉक्सिन। आपकी बॉडी का जितना भी, कि ग्लूकोज किस रफ्तार से टूटेगा, फैट किस रफ्तार से टूटेगा, एनर्जी ज्यादा बनानी है कम बनानी है, ये सब कुछ थायरॉक्सिन कंट्रोल करता है। थायरॉक्सिन इज द हार्मोन दैट ड्राइव्स योर मेटाबॉलिक पाथवेज। मेटाबॉलिक जो एक्टिविटी हो रही होती है सेल के अंदर, एनर्जी प्रोडक्शन प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज हो रही होती हैं, वो सारी जो है वो कौन ड्राइव करता है बच्चों? थायरॉक्सिन ड्राइव करता है। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि अगर किसी बंदे में थायरॉक्सिन की कमी हो जाएगी तो क्या होगा? उसका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा। और जब मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, इसका क्या मतलब हुआ? कि ग्लूकोज ब्रेक डाउन नहीं होगा, फैट ब्रेक डाउन नहीं होगा, और वो बंदा तेजी के साथ मोटा होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए जब आप एकदम से तेजी से मोटा होना शुरू हो जाते हैं तो डॉक्टर क्या कहता है? थायराइड हार्मोन चेक करा के आइए। इसी तरह अगर किसी का थायरॉक्सिन लेवल बहुत ज्यादा होगा, अगर किसी का थायरॉक्सिन लेवल बहुत ज्यादा होगा तो उसमें ओवर मेटाबॉलिज्म होगा, जिसकी वजह से ग्लूकोज फौरन फौरन टूटेगा, लिपिड फौरन फौरन टूटेगा, हीट बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होगी, बेताशा उस शख्स को गर्मी लगेगी, दुबला पतला होगा। तो उसमें हम कहेंगे कि ओवर प्रोडक्शन ऑफ थायरॉक्सिन हो रही है। किसी ने चैट बॉक्स में सवाल लिखा है, क्या लिखा है? सर आई हैव थायराइड हेंस आई कंज्यूम। बेटा ये अच्छा, ये भी मैं करेक्ट कर दूं, सर आई हैव थायराइड। भाई हर बंदे को थायराइड है, ये जुमला ही गलत होता है। अक्सर लोगों से मैंने सुना है कि मुझे थायराइड है। भाई थायराइड ग्लैंड तो नॉर्मल ग्लैंड है ना, वो तो सबके पास ही है, तो वी ऑल हैव थायराइड। आप ये कहें कि मुझे थायराइड ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम है, थायराइड इनसफिशिएंसी है, दैट शुड बी। अब आप बायोलॉजी के स्टूडेंट है, डॉक्टर से पढ़ रही हैं, तो यू नीड टू हैव द राइट स्टेटमेंट। आई हैव थायराइड का मतलब क्या है? वो तो सबके पास ही है, हमारे पास। ठीक है, आप जो कह रहे हो तो इसका मतलब मैं समझा हूं कि आप थायरॉक्सिन कंज्यूम कर रही हो, तो इसका मतलब है कि आपका थायरॉक्सिन लेवल कम होगा, आपका थायराइड जो है वो हाइपर एक्टिव नहीं होगा, हाइपो एक्टिव थायराइड होगा ड्यू टू एनी रीजन। तो आप थायरॉक्सिन इसीलिए ले रहे हो ताकि आप, क्योंकि थायरॉक्सिन इज अ मेजर हार्मोन ना, कोई माइन्यूट हार्मोन नहीं है कि नहीं लोगे तो काम नहीं चलेगा, काम चल जाएगा। थायरॉक्सिन वो हार्मोन है जो आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। तो अगर आप थायरॉक्सिन का अगर आपका थायरॉक्सिन अपना नहीं बन रहा और आप थायरॉक्सिन बाहर से ले भी नहीं रहे, तो गए लसन लग जाएंगे आपके, और क्या, मेटाबॉलिज्म ही आपका एकदम स्लो हो जाएगा, सेल्स की एनर्जी डिमांड पूरी नहीं होगी, सारा जो ग्लूकोज आप इंटेक करोगे वो फैट में कन्वर्ट होकर डिपॉजिट होगा, मोटे होते चले जाओगे खाली। सर इसका कोई ट्रीटमेंट है जब थायरॉक्सिन बढ़ा या कम हो जाता है? बेटा ज्यादा बढ़ रहा होता है ना, तो हम क्या करते हैं? आधा थायराइड काट के निकाल देते हैं।
आधा थायराइड रह जाता है तो उससे वो बनता रहता है। और अगर कम बन रहा होता है तो अब हमारे पास सिंथेटिक थायरोक्सिन होता है, तो वो सिंथेटिक थायरोक्सिन जो है वो हम स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, डज इट इफेक्ट द मेंस्ट्रुअल साइकिल? जी बेटा बिल्कुल, डेफिनेटली। थायरोक्सिन जो कि पूरी बॉडी के मेटाबॉलिक रेट के ऊपर असर डालता है, तो अगर थायरोक्सिन के लेवल्स जो है वो कम या ज्यादा होंगे तो जाहिर है मेटाबॉलिज्म इफेक्ट होगा। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है? सेल की एनर्जी प्रोडक्शन। और जब एनर्जी सेल की इफेक्ट होगी तो जाहिर है कि सेल के जो पाथवेज हैं, सेल की जो फंक्शनिंग है वो नॉर्मल नहीं रहेगी। तो थायरोक्सिन की कमी या थायरोक्सिन की जो एक्सेस है, दोनों के केसेस में आपकी पूरी बॉडी सफर करती है, हर एक स्ट्रक्चर सफर करता है। एंड इवन योर मेंस्ट्रुअल साइकिल आल्सो सफर्स। इरेगुलर हो जाती है मेंस्ट्रुअल, कभी ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो जाती है, कभी कम होती है, कभी होती ही नहीं है। ठीक है, बहुत सारी एबनॉर्मलिटीज आती है। सर व्हाट डिड यू राइट आफ्टर टीएसएच फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी, फ्रॉम एंटीरियर पीआईटी पिट्यूटरी? तो अंडर कंट्रोल किसके होता है? टीएसएच फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी। थायरोक्सिन का काम मैंने बताया, इट रिलीज प्रोडक्ट कॉल्ड थायरोक्सिन। और थायराइड हार्मोन जो कि अडल्ट्स के अंदर जो मेजर काम कर रहा है वो है मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करना, यानी आपकी बॉडी की जितनी भी सेलुलर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है उनको डिसाइड करता है यही। और अगर ये ज्यादा हो जाएगा तो आप में बहुत एक्सेसिव एनर्जी प्रोडक्शन होगी, जिससे आपको बहुत ज्यादा गर्मी लगेगी, आपका जो ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट है, इवन आपका प्रोटीन जो है वो भी डिग्रेड होना शुरू हो जाएगा एनर्जी देने के लिए, विच इज नॉट गुड। और अगर कम हो जाएगा थायरोक्सिन का लेवल तो और मसला है, क्योंकि आपकी एनर्जी प्रोडक्शन कम हो जाएगी, आपका जो डाइट आप ले रहे होंगे वो सारी आपकी बॉडी में डिपॉजिट हो रही होगी, एडिपोज टिश्यू बढ़ता जाएगा, तेजी से आप मोटे होते जाएंगे, एक्सेसिव ठंड लगेगी आपको क्योंकि आपकी बॉडी में एनर्जी प्रोडक्शन कम हो रही है और आपकी बॉडी सही से काम। सर एक दफा फिर से समझा। अरे भाई क्या समझाऊं, स्पेसिफिकली बताओ ना। जिक्रा माइक पर आके स्पेसिफिकली बोलो, क्या बात समझ में नहीं आई बेटा, दोबारा बता देता हूँ। सर मैंने नहीं सुना ये आप कहाँ थे? थायराइड ग्लैंड से। सर बस नहीं थी। आई, ये क्या बात हो गई? बस नहीं थी, ये क्या बात हुई? तो आप क्लास लेते लेते खाना पीना भी चल रहा है क्या? नो सर, बस वो मैं नीचे गई थी, अम्मी बुला रही थी इस वजह से। लो अच्छा भाई, बड़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन चल रही है जिक्रा। ये तुमने ये वाली ली थी डिस्कशन, पिछूटी वाली? जी सर। अम्मा अब्बा को लगता है बच्चे ऑनलाइन क्लास ले नहीं रहे बल्कि वो तफरी चल रहे हैं, कभी भी बुला लेते हैं। भाई उनसे थोड़ा एक्सक्यूज किया करो, बोलो भाई ऐसा ना किया करें, सर थोड़ा गुस्सा हो जाते हैं। चलो मैं तुम्हारे लिए बोल देता हूँ कि तुमने सच बोला। ठीक है, तो थायराइड ग्लैंड क्या है? थायराइड ग्लैंड हम जानते हैं हमारी नेक में मौजूद एक ग्लैंड है, बटरफ्लाई शेप का ग्लैंड होता है। और अभी हमने पिट्यूटरी पढ़ाते हुए बताया था कि पिट्यूटरी से एक हार्मोन रिलीज होता है, टीएसएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि इस थायराइड ग्लैंड की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। अब मैंने बताया कि थायराइड ग्लैंड क्या करता है बॉडी के लिए, इट प्रोड्यूसेस अनदर हार्मोन विच इज कॉल्ड थायरोक्सिन। और थायरोक्सिन का काम क्या होता है बड़ों के अंदर, कि हमारी बॉडी में आप सब अब बड़ों में ही काउंट होंगे, अगर आप 14 साल से ऊपर आ गए हैं तो बड़ों में ही काउंट होंगे। तो थायरोक्सिन हमारी बॉडी के लिए क्या करता है, पूरी बॉडी में जो मेटाबॉलिक रेट है, मेटाबॉलिज्म है, एनर्जी प्रोडक्शन है, कि कौन से फ्यूल को कब तोड़ना है, कितना तोड़ना है, एनर्जी कितनी बनानी है, बॉडी की रिक्वायरमेंट को पूरा करना है, इन सबको हम मेटाबॉलिक रेट कहते हैं। तो हमारी पूरी बॉडी का जो मेटाबॉलिक रेट है ना, ये थायरोक्सिन कंट्रोल करता है। तो इन शॉर्ट अगर थायरोक्सिन के लेवल्स कम हो जाएंगे तो हमारी बॉडी में जो हम डाइट ले रहे हैं वो ब्रेक डाउन होकर एनर्जी देगी ही नहीं, बल्कि हमारी बॉडी में वो जमा होना शुरू हो जाएगी, जिससे हम तेजी से मोटा होना शुरू हो जाएंगे। और एनर्जी प्रोडक्शन ना होने की वजह से हमारी जो सेल की फंक्शनिंग है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी, तो हम बहुत ज्यादा लेजी, लेथार्जिक हो जाएंगे, लेजी हो जाएंगे, सुस्त हो जाएंगे, उठा बैठा नहीं जाएगा और तेजी से मोटा होना शुरू हो जाएंगे। जब भी आप इन सिम्टम्स के साथ डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर डेफिनेटली आपको कहता है कि थायरोक्सिन लेवल चेक कराएं। तो अगर थायरोक्सिन लेवल कम है तो आर्टिफिशियल थायरोक्सिन आता है, वो हम स्टार्ट कर देते हैं। और अगर थायरोक्सिन लेवल किसी बंदे में बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से वो दुबला पतला है, बहुत ज्यादा गर्मी का शिकार है क्योंकि एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज बन रही है, दुबला क्यों हो रहा है, क्योंकि जो कुछ खा रहा है वो ठकाठक ब्रेक डाउन हो जा रहा है, तो फिर डॉक्टर्स क्या करते हैं, उनको एडवाइस करते हैं कि अगर बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंटली हाई लेवल्स हैं तो आप थायराइड ग्लैंड का एक पार्ट निकलवा लें। आप देख रहे हैं कि थायराइड ग्लैंड दो पार्ट में है, ये वाला और ये वाला पार्ट है, तो थायराइड ग्लैंड का फिर एक पार्ट रिमूव कर देते हैं ताकि थायरोक्सिन का लेवल कम हो जाए। जी, अब सवाल पूछें। अफीफा कुछ पूछना चाह रही है फाइनली। जी Sir, why is it only made in adults? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं है, मैं बताता हूँ। अभी बच्चों वाली बात नहीं की ना मैंने, वो बताऊंगा तो बात समझ में आ जाएगी। सर व्हाई इट इज रिटन पॉइजन ऑन थायरोक्सिन मेडिसिन? पॉइजन, अच्छा भाई, इसलिए लिखा हुआ होता है कि अगर आप उसे, आप 2 मिनट के लिए सोचे ना, आप रिकमेंडेड डोजेज से ज्यादा ले लें आप उसे, थायरोक्सिन को। ठीक है, और आप मतलब को, या चलो आप तो ले लें, आप में तो कमी थी, मान लीजिए कि आपके घर में कोई बच्चा था जिसका ऑलरेडी थायरोक्सिन लेवल बहुत ज्यादा था, बच्चों में तो वैसे ही ज्यादा होता है क्योंकि वो ग्रोइंग एज में होते हैं, उनको वैसे भी ज्यादा मेटाबॉलिज्म की जरूरत होती है। अब उसने वो मजाक मजाक में थायरोक्सिन ले लिया। अब एक आम आदमी को तो नहीं पता ना थायरोक्सिन कैसे काम करता है, सारे तो गधे हैं हमारे।
तो क्या होगा मेरे बच्चे, थायरोक्सिन क्या करेगा, आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाएगा, हीट प्रोडक्शन इतनी ज्यादा होगी, ब्लड प्रेशर वगैरह इतना ज्यादा बढ़ेगा आपका कि रगें फट सकती हैं, हेमरेज हो सकता है। तो इसलिए थायरोक्सिन जो सिंथेटिक थायरोक्सिन आता है उसको बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली अवॉइड करना होता है किसी भी ऐसे बंदे से जो कि नॉर्मल दवा समझ के इसको खा ले। तो इसलिए उसके ऊपर पॉइजन लिखा होता है कि एक आम आदमी जो इलिटरेट है, जिसको मेडिकल नॉलेज नहीं है, वो इसको समझे कि भाई ये चीज दूसरों से बिल्कुल हमें बचानी है, ये आम पैनाडोल की तरह नहीं है कि किसी को भी खिला दी। सर व्हाट इफ इन फ्यूचर देयर थायरोक्सिन लेवल डिक्रीजेस एंड दे डोंट हैव द सेकंड पार्ट टू प्रोड्यूस इनफ थायरोक्सिन। भाई अगर फ्यूचर में जाके थायरोक्सिन डिक्रीज हो गया तो हम इनको भी आर्टिफिशियल थायरोक्सिन दे देंगे ना यार, क्या बात होगी इसमें, क्या मसले की बात है। अभी का मसला तो हल करें ना, अभी थायरोक्सिन अगर बहुत ज्यादा बन रहा है जिससे प्रॉब्लम हो रही है तो फिर हम क्या करेंगे, थायरोक्सिन जो है वो थायराइड ग्लैंड निकाल देंगे आधा, और अगर बाद में कमी हो गई तो फिर थायरोक्सिन बाहर से स्टार्ट कर लेंगे। और अच्छा अब मैं बच्चों में बता दूं जरा, बच्चों में तो बच्चों में थायरोक्सिन जो है ना वो एक नहीं बल्कि दो काम करता है। तो ये मैंने असल में आधी बात बताई थी जिससे आपने सवाल पूछा अफीफा। तो बच्चों में थायरोक्सिन का काम क्या है, एक तो बच्चों में मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करता है ये, और बच्चों के अंदर याद रखिएगा मेटाबॉलिक रेट और ज्यादा होता है, तो बच्चों में थायरोक्सिन की इंपॉर्टेंस बड़ों से भी ज्यादा है, क्योंकि बच्चे उस वक्त ग्रोइंग एज में होते हैं, सेल तेजी से डिवाइड हो रहे होते हैं, और सेल को तेजी से डिवाइड होने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। तो इस वजह से अगर उस लेवल पे थायरोक्सिन की कमी हो जाए बड़ा मसला है। और उससे बड़ा मसला क्या है, ये बच्चों में थायरोक्सिन इज ऑल्सो कंट्रोलिंग दी मेंटल डेवलपमेंट। बेटा मेंटल डेवलपमेंट भी, मेंटल ग्रोथ भी थायरोक्सिन से ही कंट्रोल होती है। और यहां आता है प्रॉब्लम कि थायरोक्सिन अगर बचपन में कम हो जाए किसी भी रीजन से, जैसे मैं इसका एक कॉमन रीजन बताता हूँ, आप लोग तो बहुत बाद में पैदा हुए, 1990s के अंदर जो जनरेशन पैदा हुई है उन्होंने टीवी पे, आप अपने अम्मा पापा से पूछेगा वो आपको बताएंगे कि टीवी पे बाकायदा जो है ना एड्स आते थे कि आयोडाइज नमक खिलाएं बच्चों को, आयोडाइज नमक खिलाएं। अब तो मिलता ही आयोडाइज नमक है, बल्कि अगर आपको नॉन आयोडाइज सॉल्ट लेना है तो आपको जाके बोलना पड़ता है, वरना ज्यादातर नमक जो आपको मार्केट में मिलते हैं सॉल्ट आयोडाइज सॉल्ट होते हैं। लेकिन असल में समझना ये है कि कुछ अरसा पहले 90s में जब हम बात करते हैं, जब ये आयोडाइज सॉल्ट इतने कॉमन नहीं थे, तो नॉर्मल खुला नमक आता था, समुद्री नमक, उसमें आयोडीन कंटेंट जो है ना वो कम होता है, और थायरोक्सिन बनाने के लिए बॉडी को आयोडीन चाहिए होता है। तो जिन गरीब इलाकों में जो लोग अच्छे थे वो तो खरीद के नमक अच्छा पैकेट वाला खा रहे हैं, वो आयोडाइज्ड है, जो खुला नमक खा रहे होते थे, तो जो खासतौर पर उनके घर में छोटे बच्चे अगर हैं और डाइट उनकी वैसी पुअर है, अगर मिसाल के तौर पर एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली है, एक ऐसी फैमिली है जो कि झोपड़ियों में रहती है, गांव देहात में रहती है, बहुत हैंड टू माउथ रह रहे हैं, तो वो अगर नमक वैसी डाइट उनकी पुअर है तो आयोडीन और डाइट से भी नहीं आ रहा, और नमक से सबको मिलता है, लेकिन नमक भी वो खुला नमक खा रहे हैं, समुद्री नमक खा रहे हैं जो कि आयोडीन के बगैर है, आयोडीन कंटेंट्स में अप्रोप्रिएट नहीं है। तो उन बच्चों में फिर आयोडीन की कमी हो जाती थी, जिसकी वजह से फिर वो मेंटल रिटार्डेशन 2 साल 2.5 साल 3.5 साल के बाद जैसे मेंटल डेवलपमेंट होनी चाहिए वो ना होने की वजह से वो मेंटली रिटार्डेड ग्रोथ के साइंस शो कर रहे थे। तो गवर्नमेंट ने बाकायदा इस पे कैंपेन चलाई थी, और अल्लाह का शुक्र है कि आज जो है बहरहाल आपको पता भले नहीं है लेकिन आज हर बंदा ही आयोडाइज सॉल्ट लेता है, क्योंकि आयोडीन इज अ बेसिक रिक्वायरमेंट टू मेक थायरोक्सिन। ठीक है, जो हमारी डाइट में आयोडीन का होना जरूरी है ताकि थायरोक्सिन बना सके, थायरोक्सिन बनाने के लिए आयोडीन की जरूरत होती है। तो इसलिए बच्चों के अंदर तो जो थायरोक्सिन का वो है ना रोल, वो और ज्यादा बढ़ जाता है। सर सो नाउ दैट वी ईट सी सॉल्ट और पिंक सॉल्ट, डज इट हैव नॉट हैव आयोडीन? बेटा तो आप इसकी इंग्रेडिएंट पढ़ लेना, कंपनी से पैकेज होकर आ रहा है, रिफाइन होकर आ रहा है, तो उसके कंटेंट लिखे हुए होंगे ना उस पे, खुला होगा तो हमें पता नहीं कि उसमें क्या है क्या नहीं, तो उसमें इंग्रेडिएंट्स पढ़ लें, अगर लिखा हुआ है तो दैट्स गुड, नहीं लिखा हुआ तो दैट्स नॉट गुड। ठीक है, सिंपल है, इसमें कितना। सर जी बेटा। सर अगर आयोडीन की कमी हो जाए तो ये मेंटल क्या कहते हैं बच्चों की अर्ली स्टेजेस में उनकी मेंटल डेवलपमेंट को फिर अफेक्ट बच्चा जब करेगी ग्रो कर रहा डायरेक्टली? होता है तो उसका मतलब मेंटल क्या मतलब, पागल नहीं हो जाएगा, मतलब ये होगा कि जब बच्चा ग्रो कर रहा होता है, आपको पता है कि भाई 6 महीने के बाद लेट से उसका दिमाग इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि बॉडी को होल्ड कर सकेगा, 1 साल के बाद वो चलना शुरू करेगा, फिर बोलना शुरू करेगा, फिर अल्फाज बनाना शुरू करेगा, मतलब एक साइंस ऑफ ग्रोथ होते हैं ना भाई। तो हम वो देखेंगे कि वो साइंस ऑफ ग्रोथ बच्चे में डिले होना शुरू हो जाएंगे। अब एक बच्चा 6 साल का हो गया, चल ही नहीं पा रहा, एक बच्चा जनाब 8 साल का हो गया लेकिन वो बातें बिल्कुल 2 साल 3 साल वाले बच्चे वाली कर रहा है जी, तो वो आप समझ जाएंगे कि बच्चा मेंटली रिटार्डेड है। ऐसा कोई छुपा ढका छुपा नहीं होगा कि आप बोले पता नहीं रिटार्डेड है कि नहीं। ठीक है, इट्स वेरी ऑब्वियस। अगर आपके सामने एक 11-12 साल का की उम्र का बच्चा या बच्ची आकर जो है ना फीडर पीने की बातें करेगा, या वो अपना यूरिन कंट्रोल नहीं कर पा रहा, या वो कोई ऐसी बात कर रहा है जो 2-3-4 साल का बच्चा करता है, तो आप बोलेंगे ना कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, तो ये तो बड़ा ऑब्वियस हो जाता है।
तो बेसिकली मेंटल डेवलपमेंट रिस्ट्रिक्ट होने का या स्लो डाउन होने का मतलब ये जो साइंस ऑफ ग्रोथ, मेंटल डेवलपमेंट के जो ग्रोथ के साइंस है जैसे आने चाहिए उसमें डिले आ जाता है, और इसी को हम कहते हैं कि मेंटल रिटार्डेशन की तरफ चले जाते हैं बच्चे। तो बच्चों में, अफीफा तुम्हें जवाब मिल गया, बच्चों के अंदर तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चों में मेटाबॉलिज्म भी ज्यादा रिक्वायर होता है, तो उसको भी कंट्रोल यही कर रहा होता है, और साथ साथ मेंटल डेवलपमेंट, एडिशनली जो मेंटल ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो भी इसी हार्मोन के एक्टिविटी के थ्रू हो रही होती है। इसलिए उस लेवल पे तो थायरॉक्सिन अगर कम हो जाए तो बड़ा ही मसला हो जाएगा। सर व्हाट इज द मोस्ट कॉमन डिसऑर्डर ऑफ द थायराइड ग्लैंड? अब मोस्ट कॉमन तो कहना ग्वाइटर होता है, जिसमें थायराइड ग्लैंड बड़ा हो जाता है साइज में, उसको ग्वाइटर कहते हैं, और थायराइड के डिसऑर्डर्स में ज्यादा वही कॉमन है। शहरी इलाकों में नहीं होता, गांव देहात में जो लोग पुअर डाइट ले रहे होते हैं उनमें ज्यादा कॉमन है। ठीक है, और इसके अलावा हाइपरथायरॉइडिज्म में ग्रेव डिजीज, बहुत सारी थायराइड से रिलेटेड बहुत सारी डिजीज होती हैं। एक डिजीज होती है ग्रेव डिजीज। ग्रेव डिजीज याद है, मैं तुम लोग नहीं एएस बायोलॉजी में दिखाई थी। ग्रेव डिजीज होती है, आंखें बाहर आ जाती हैं उसमें एक्सेसिव थायराइड ग्लैंड बनता, थायरोक्सिन बनता है। बहरहाल चलो भाई, ये बात समझ में आ गई थायराइड ग्लैंड से? एनी अदर क्वेश्चंस? Yes, sir. नो सर। Yes, sir, clear. चलो अब एक और आ जाए जल्दी से, पैराथायराइड। अब पैराथायराइड का नाम आपने सुना नहीं होगा, बस मैं एक लाइन बताऊंगा, इसके बारे में ज्यादा डिटेल क्वेश्चन दूंगा। पैराथायराइड ग्लैंड जो है, थायराइड के बराबर में एक और छोटा सा ग्लैंड होता है जिसको पैराथायराइड कहते हैं, और बस इसका याद ये रखें कि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग अच्छा, पैराथायराइड से जो हार्मोन बनता है वो कहलाता है पैराथॉर्मोन। पैराथॉर्मोन, ठीक है। तो पैराथॉर्मोन क्या करता है? पैराथॉर्मोन मेंटेन करता है ब्लड कैल्शियम को। किसको मेंटेन करता है भाई? ब्लड कैल्शियम लेवल्स को। अच्छा, ये बात भी मैं अब आप पूरे वसूख के साथ बता दूं कि जब हम कैल्शियम की बात सुनते हैं, कैल्शियम शायद मैंने पहले भी जिक्र किया, तुम लोगों से नहीं किया, कि कैल्शियम में जब हम सुनते हैं कैल्शियम तो हमारे ध्यान में आता है कैल्शियम कहाँ इंपॉर्टेंट, हम कहते हैं बोन्स में इंपॉर्टेंट है, हम कहते हैं दांतों में इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब तुम सच में पढ़ोगे बायोलॉजी, तुम्हें अंदाजा होगा कि कैल्शियम बोन और दांतों में तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो एज अ रिजर्व। असल जो कैल्शियम की हर वक्त जरूरत है ना, वो हमारे सेल्स को है, सारे सेल्स को। आप यूं समझे कि दिल धड़क नहीं सकता अगर कैल्शियम ना हो। अगर कैल्शियम ना हो तो न्यूरल जो हमारी सिग्नलिंग है वो रुक जाएगी। अभी हमने जो साइनैप्स पढ़ा था, साइनैप्स पिछले चैप्टर में, ये साइनैप्स रुक जाएगा अगर कैल्शियम ना हो। तो हमें लगता तो है आज तक के, लेकिन आज के बाद से नहीं लगना चाहिए। बोन के अंदर कैल्शियम इंपॉर्टेंट है, दांतों में इंपॉर्टेंट है, लेकिन कैल्शियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखो बोन में कैल्शियम कम ज्यादा सबका होगा, तो किसी की हड्डी कमजोर होगी, लड़कियों का अक्सर मसला होता है हड्डियों का कमजोर, लेकिन आप जिंदा है ना। लेकिन कैल्शियम अगर आपके ब्लड में कम होना शुरू हो जाए ना, तो आप बहुत जल्दी मर जाएंगे, क्योंकि कैल्शियम के बगैर आपकी बॉडी की एक्टिविटी ही रुक जाएगी। तो इसलिए पैराथायराइड ग्लैंड क्या करता है? मेंटेन करता है ब्लड कैल्शियम को। यानी ब्लड कैल्शियम मेंटेन करने का मतलब क्या है? जैसे ही ब्लड में कैल्शियम कम हुआ, तो सेल्स को तो ब्लड से चाहिए कैल्शियम, तो वो हड्डियों से कैल्शियम निकाल निकाल के ब्लड में डालना शुरू कर देता है। तो इससे क्या साइड इफेक्ट होगा? हड्डियां कमजोर होंगी। लेकिन हड्डियां क्यों कमजोर हो रही है? हड्डियां पहले ठीक थी, अब कमजोर क्यों हो रही है? क्योंकि आप असल में डाइट में प्रॉपर कैल्शियम नहीं ले रहे, और बॉडी जानती है कि पूरी बॉडी की एक्टिविटी के लिए कैल्शियम रिक्वायर्ड है, तो वो हड्डियों से छील छील के कैल्शियम जो है बॉडी को देगी, ताकि बॉडी तो जिंदा रहे और हड्डियां कमजोर होंगी। फिर इवेंचुअली जब आप कैल्शियम इंटेक अच्छा करेंगे, तो जो कैल्शियम है वो एक्सेसिव कैल्शियम वापस आपकी बोन्स में जाके लग जाएगा। ठीक है, तो एक बात जान लीजिए कि आपकी जो कैल्शियम है, आपकी हड्डियों से ज्यादा इंपॉर्टेंट कहां पर है? आपके सेल्स की एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इन शॉर्ट, अगर सेल्स में कैल्शियम ना हो तो आप बहुत जल्द मर जाएंगे। ठीक है, कोई भी सेल बगैर कैल्शियम के काम नहीं कर सकता। हार्ट धड़क नहीं सकता, बीट नहीं कर सकता कैल्शियम के बगैर। आप हाथ पांव हिला नहीं सकते कैल्शियम के बगैर। साइनेप्टिक ट्रांसमिशन रुक जाएगी अगर कैल्शियम आयन नहीं होगा। ठीक है, तो पैराथॉर्मोन जो है वो क्या करता है बेटा? ब्लड कैल्शियम लेवल को मेंटेन करता है। एम आई एब्सोल्युटली क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. जी बेटा, सर? सवाल आने हैं। दो पार्टिसिपेंट जी। अब्दुल मुइज ने पहले पूछा, जी बोले अब्दुल। सर, इन केस अगर ब्लड में कैल्शियम लेवल ज्यादा हो जाते हैं तो क्या इससे किडनी स्टोन डेवलप होते हैं? नहीं नहीं, ब्लड में कैल्शियम लेवल ज्यादा होंगे तो हम उसको बोन में लगाएंगे, और फिर भी ज्यादा रहेंगे तो कैल्शियम से नहीं होते, कैल्शियम ऑक्सिलेट एक कंपाउंड होता है। तो अगर कैल्शियम ऑक्सिलेट फॉर्म में आ रहा है तो फिर वो किडनी में जमा हो जाता है और स्टोन हो जाता है। ओके सर। नॉट ड्यू टू कैल्शियम आयन, इट इज अ कंपाउंड कैल्शियम ऑक्सिलेट, जो कि इनसॉल्युबल होता है। और अगर वो डाइट में ज्यादा आ रहा है, और जब मैं किडनी स्टोन पढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा भी, और तुम लोगों के लिए बड़ी, जो लोग सब्जी शौक से नहीं खाते ना, उनके लिए बड़ी अच्छी न्यूज भी है मेरे पास। बहरहाल तो वो कैल्शियम ऑक्सिलेट होता है। जी दूसरा सवाल सर हाँ बोलो बोलो। सर पैराथायरॉइड जो है वो ये पैराथॉर्मोन बनाता है।
पैराथायरॉइड ग्लैंड जो है वो एक हार्मोन बनाता है जिसे हम पैराथॉर्मोन कहते हैं, और पैराथॉर्मोन जो है वो ब्लड के कैल्शियम को मेंटेन करता है। मैंने वर्बली समझाया कैसे करता है कि ब्लड का कैल्शियम जब कम होने लगता है तो ये बोन के कैल्शियम से कैल्शियम निकाल के ब्लड में डाल देता है। ओके सर, अंडरस्टूड। जी, एक और सवाल किसने पूछा था? अब्दुल मुइज के नीचे एक नाम था, कौन था भाई, किसने पूछा था सवाल? Sir, I had the same question as Abdul Moiz. जी, अब्दुल मुइज वाला क्वेश्चन ही था आपका। ठीक है, तो उम्मीद है कि आंसर मिल गया होगा। देखो मैं कोशिश करता हूँ पूरी तसल्ली से तुम लोगों को जवाब दूं, अगर, लेकिन मेरा मकसद क्या है कि जब तुम किसी के सामने बैठो उसको पता हो कि तुमने बायोलॉजी पढ़ी है, रटी नहीं है। जो कहते हैं ना बायोलॉजी रट्टा लगाना, रट्टा नहीं भाई, इट्स इंटरेस्टिंग, इट इज दी सब्जेक्ट जो आपको पढ़ते हुए मतलब ब्लेस्ड फील होता है कि क्या कुछ आपकी बॉडी में हो रहा है। और अगर आप अपना माइंडसेट सीखने वाला कर लेना तो कसम खुदा की ये इतना हेक्टिक नहीं है बल्कि मजेदार है। जब हमारा कॉन्सेप्ट सिर्फ इस तरह पे बेस कर रहा होता है कि बस एग्जाम क्लियर हो जाए, एग्जाम क्लियर हो जाए, तो फिर ये वक्ती तौर पे दिमाग में आएंगी और फिर जहन से निकल जाएंगी। अगर आप जहन में अच्छे से ये चीजें बिठाएंगे, आगे आप हमेशा मुझे दुआओं में याद रखेंगे कि भाई अच्छे से हमने पढ़ा था। तो बहरहाल पैराथायरॉइड हमारा खत्म हो गया बेटा। अब इसके बाद आ जाता है पैनक्रियाज, और पैनक्रियाज की डिस्कशन हम इंशाल्लाह ताला अपने अगले सेशन में शुरू करेंगे। और बड़ा ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है क्योंकि पैनक्रियाज की डिस्कशन होगी और उसके साथ डिस्कशन होगी डायबिटीज की। ठीक है, और डायबिटीज जैसे कि मैंने शुरू में भी अर्ज किया था कि पैनक्रियाज और एड्रिनल ग्लैंड जो है ये डिटेल में आते हैं। पैनक्रियाज का जो क्वेश्चन है वो 4 to 5 मार्क्स में, और जो एड्रिनल ग्लैंड का क्वेश्चन है वो तो 6 मार्क्स तक भी आ जाता है। ठीक है, तो पैनक्रियाज की अपने पास हेडिंग बना लें। इंशाल्लाह अपना नेक्स्ट लेक्चर हम लोग पैनक्रियाज से शुरू करेंगे। आज के लेक्चर को यहीं पर करते हैं खत्म। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।